हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे आई होप डी ट्रिपल एस बी के लिए। चलिए आज रिवाइज करते हैं हम थोड़ा सा डी ट्रिपल एस बी के लिए। छोटी सी कोशिश करिए आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगे। स्टार्ट करते हैं हम। फीरा एंड फीमा। सबसे पहले तो फुल फॉर्म, फीरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ये। एक क्वेश्चन बन गया फुल फॉर्म का। सेकंड क्वेश्चन, ये एक्ट कब आया? 1973 में। ये बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कब आया? 1973 में। देखिए थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ इससे रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन रिजर्व जो है, या फॉरेन जो करेंसी कुछ भी कह लीजिए, वो हमारे इंडिया में बहुत लो लेवल पे पहुंच गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। अगर अब मुझे बाहर से गुड्स मंगवानी है, सपोज मुझे यूएसए से गुड्स मंगवानी है, तो मैं यूएसए वालों को कहूँगी ले लीजिए जी मेरे से, मेरे यहाँ तो रुपीज चलते हैं, मुझसे रुपीज ले लीजिए। वो कहेंगे नहीं जी, हम तो डॉलर में बात करते हैं और हमें डॉलर में ही बात सुननी पसंद है। तो अब मैं डॉलर कहाँ से लाऊं? तो बहुत रिजर्व कम हो गए थे, इसीलिए ये सरकार के लिए चिंता का विषय बना। उन्होंने क्या किया, इससे रिलेटेड एक्ट बना। तैयारी तो पहले से ही स्टार्ट हो जाती है एक्ट की। तो ये 73 में जो ये है, इससे रिलेटेड एक्ट बनाया गया। और ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया जनवरी 1, 1974, 1974 में ये फोर्स में आया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक फुल फॉर्म का, एक एक्ट ये कब आया, और फिर फोर्स में कब आया? 74 में। उसके बाद जो है, इसमें इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन थे, फीरा में बहुत रूल्स रेगुलेशन थे, क्योंकि 1991 में क्या आ गई थी? एलपीजी। एलपीजी आई थी, मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, एलपीजी लेके आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखो नाम ही है एलपीजी, लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे, जिससे क्या होगा, कोई फॉरेन कंट्री अगर इंडिया में आके बिजनेस करेगी, उसको इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। वो सोचेगी हम इंडिया में क्यों आए, हम किसी और कंट्री में बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये इशू था ये एक। तो इस इशू को, जो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे, इसको दूर करने के लिए फीरा को कर दिया खत्म, और उसकी जगह आया फीमा, ठीक है। फीमा, फीमा फुल फॉर्म देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो ये फीरा और ये सेम है। देखो इसमें फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ यहाँ पे रेगुलेशन है। रेगुलेशन मीन्स रूल्स रेगुलेशन हटा के क्या कर दिया गया? मैनेजमेंट। कि हम अब क्या करेंगे, अब हम मैनेज करेंगे, चीजों को मैनेज करेंगे, ठीक है, मैनेज करना। बाकी सेम फुल फॉर्म रहेगी इसकी। फीमा आ गया, कब आया? ये आया 99, ठीक है। फीमा कब आया? 99 में। कब फोर्स में आया? 1 जून 2000 को ये फोर्स में आ गया। तो इसने किसको रिप्लेस किया? फीरा को। तो अब क्या है एट प्रेजेंट में? अब फीरा नहीं है, अब क्या है? फीमा। फीमा है। अब फीरा क्या हो गया? रिप्लेस, या खत्म हो गया कह सकते हो, बंद हो गया, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब क्या है? फीमा और एक्ट 99। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज आर गवर्न बाय विच एक्ट? फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी गवर्न कैसे गवर्न होती है? कौन सा एक्ट है उसका? बैंकिंग रेगुलेशन, सेबी, फीमा, आरबीआई। देखो बैंकिंग रेगुलेशन है 1949, बीआरए कहते हैं। सेबी के दो एक्ट हैं। सेबी का था पहले 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, बट ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, इसको कोई लीगल पावर नहीं थी। बाद में 1992 में इसको क्या दे दी गई? लीगल पावर दे दी गई सेबी को। फीमा है 99, आरबीआई एक्ट है 1934, और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 से इसने फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी, और एक्ट है इसका आरबीआई का 1934, ठीक है। आरबीआई नेशनलाइजेशन भी पूछ लेते हैं। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? ये नेशनलाइजेशन हुआ था। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की बात हो रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा फीमा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिवरेज। लिवरेज का क्या मीनिंग होता है? लिवरेज मीन्स क्या लेना? एडवांटेज लेना, एडवांटेज, या किसी चीज का क्या लेना? बेनिफिट लेना। या तो एडवांटेज या बेनिफिट लेना किसी चीज का। किस चीज का बेनिफिट लोगे? जो फिक्स चीज होगी, जो क्या होगी? फिक्स। तो ये हमारा लिवरेज होता है, जो फिक्स है उस चीज का क्या लेंगे? एडवांटेज। तो लिवरेज कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और कंबाइंड। कंबाइंड इन दोनों से निकल जाता है, तो हम पहले देखेंगे फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? मोस्टली इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता, जो आता है वो आता है इसकी
पूछ लेता है, फॉर्मूला ही पूछ लेता है, या फिर छोटा सा कोई प्रैक्टिकल दे देगा, बिल्कुल छोटा सा प्रैक्टिकल देगा, टफ नहीं देगा, क्योंकि 1 मार्क्स में इतना टाइम नहीं होता। तो जो प्रैक्टिकल है वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसके। देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। देखो आई हटा दो, ईबीटी। अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। ये मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। इनके मैंने डिटेल में भी वीडियो डाले हुए हैं, और मैंने कॉमर्स की मैराथन एक पहले भी करवाई थी एस्टेट के टाइम पे, जब एस्टेट का एग्जाम था। कॉमर्स मैराथन आप देख लेना, वो भी 2 घंटे की क्लास थी। तो इन दोनों क्लासों को देख लोगे, 4 घंटे की आसपास हो जाएंगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी रिवीजन में। क्यों? क्योंकि जब हमारा एग्जाम पास आता है तो हमें ऐसे लगता है हमें कुछ नहीं आ रहा है, हम सब भूल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मन के वहम होते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेस लेवल हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे एग्जाम हमारा पास आता है। तो अगर आप ये मैराथन देख लेंगे, 4 ये वीडियोस, एक मैंने करवा रखी है पहले, और एक अब ये करवा रही हूँ, दूसरी मैराथन होगी, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है। फाइनेंशियल मीन्स पैसा, ठीक है। अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपको कोई फ्री में तो पैसा देगा नहीं, उसके बदले में आपसे क्या लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स। ऐसा तो नहीं है एक 1 मंथ में ले लिया और उसके बाद कहेगा मुझे मत दो, मेरा पैसा फ्री में यूज कर लो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो हमारी ये फिक्स होगी, फिक्स इंटरेस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट बन गई है हमारी। तो देखो अब इंटरेस्ट कहाँ है, ये रहा। अब इस इंटरेस्ट को पकड़ेंगे हम, ठीक है। इस इंटरेस्ट के ऊपर जाओ और इसी इंटरेस्ट के नीचे आ जाओ। इंटरेस्ट से ऊपर ईबीआईटी और इंटरेस्ट से नीचे ईबीटी, ठीक है। यही हमारा फार्मूला बन गया, इंटरेस्ट से ऊपर ईबीआईटी, इंटरेस्ट से नीचे ईबीटी, ठीक है। अगर वैसे ही याद नहीं रखना तो इंटरेस्ट है, फाइनेंस का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ईबीआईटी, आई हटा दो, ईबीटी, ऊपर ईबीआईटी, नीचे पे कर, देखो यहाँ इंटरेस्ट पे करना, यहाँ पे पे कर दो, ईबीटी, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग में हम बेनिफिट उठाएंगे किसका, फिक्स चीज का, फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इसके ऊपर चले जाओ और फिर इसी के ही क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ। इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन, इसके नीचे ईबीआईटी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ठीक है। ये दोनों जब यूज होंगे जब 1 ईयर का डाटा गिवन हो सकता है क्वेश्चन में 2 ईयर का डाटा गिवन हो, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा फाइनेंशियल लीवरेज का। ईबीआईटी ऊपर है, ईबीआईटी नीचे कर दो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर तो ईबीआईटी नीचे। फिर हमने किसका लगाना है, ऑपरेटिंग लीवरेज का। ईबीआईटी नीचे है, ठीक है, ईबीआईटी को ऊपर ले आओ, वहां ऊपर था हम नीचे ले आए, यहाँ नीचे है तो ऊपर ले आओ। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका कंबाइंड का कैसे निकलेगा, फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग लीवरेज। कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला पूछेगा, कई बार प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग को। देखो 1 मिनट क्लियर कर देती हूँ। देखो फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फाइनेंशियल लीवरेज का हमारे पास फॉर्मूला है ईबीआईटी और ईबीटी, और इसका क्या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। देखो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, रह क्या गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो ये हमारा बन जाएगा कंबाइंड का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, क्योंकि वो कट जाएंगे ईबीआईटी से ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ऐसे ही जब 2 ईयर का डाटा गिवन हो जब क्या होगा, ईबीटी नीचे है, ठीक है, ऊपर ले आएंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब एक क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लीवरेज एक्सप्लेन्स। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या एक्सप्लेन करता है, परसेंटेज इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स और ईबीआईटी, ईबीआईटी ईपीएस, सेल्स और ईपीएस। देखो हमने ऊपर किया था अभी ऑपरेटिंग लीवरेज, ये रहा ऑपरेटिंग लीवरेज, ईबीआईटी और सेल्स की बात कर रहे हैं ये, ठीक है।
तो हमारा आ जाएगा EBIT और सेल्स ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस इजी है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, बट ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसलिए एक बार ले लिया क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मैंने सेट कर दिया हर पर्सन, मेरी कंपनी में जो भी पर्सन है हर पर्सन 10 यूनिट बनाएगा। ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर मैं देखूंगी कि उस पर्सन ने, उस मेरे एम्प्लॉय ने, हर एम्प्लॉय ने मेरे कितनी यूनिट बनाई। फिर क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, जब मैंने 10 सेट की और किसी पर्सन ने कितनी बनाई, मान लो 8 बनाई, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगी। फिर एनालाइजिंग डेविएशन, यहाँ मैंने देखा कि उसने 2 यूनिट कम बनाई, तो 2 यूनिट कम बनाई तो वो क्यों बनाई, हो सकता है उसमें अच्छे से उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, या कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम भी, कुछ भी हो सकता है, रीजन देखो इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगी इतना डेविएशन आया और क्यों आया, और फिर क्या लूंगी, करेक्टिव एक्शन, ताकि फ्यूचर में वो 10 यूनिट का है तो 10 यूनिट ही बनाए। ठीक है, तो इसके स्टेप आ जाते हैं। सेटिंग, पहले परफॉर्मेंस सेट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट हो गए। फिर मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करेंगे हम उनको, फिर एनालाइज करेंगे डेविएशन को, और फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। कई बार इसी के स्टेप पूछ लेते हैं आगे पीछे, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रही क्योंकि आपको आता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, इम्पोर्टेंट है। देखो भी फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 3 टाइप के हमारे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, और थर्ड है हमारा डिविडेंड। इसको कैसे याद कर सकते हैं, FDI। FDI है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो FDI, F से फाइनेंसिंग, D से डिविडेंड, और I से इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड में क्या आता है, कितना हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें 2 डिसीजन लेंगे हम, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिविडेंड डिसीजन में कितना डिस्ट्रीब्यूट करें पैसा, और कितना हम क्या कर लें, रिटेन कर लें। ठीक है, उसमें डिसीजन लिए जाएंगे कितना डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन करें। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट करें कितना रिटेन करें, इससे रिलेटेड मॉडल बनाए गए हैं, डिविडेंड डिसीजन मॉडल बने हुए हैं। एक है वोल्टर मॉडल, वोल्टर का, और एक गॉर्डन का। वोटर, वोल्टर को याद कर लो, वोटर पानी, पानी, पानी कहाँ रहेगा, घर में, पानी घर में रहता है, और पानी हमारे लिए क्या है, रेलिवेंट। भाई मैं पानी ही पी रही हूँ अभी, देखिए, क्योंकि बोलते बोलते गला हो जाता, तो पानी बहुत रेलिवेंट है, मैं पानी लेके ही बैठी हूँ। देखो पानी क्या हमारे लिए रेलिवेंट है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो रेलिवेंट है, तो इन्होंने ये कहा अगर आप डिविडेंड दोगे तो आपकी फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वोल्टर और गॉर्डन ने। उसके बाद महाशय आए MM मोदीग्लामी और मिलर, इन्होंने कहा नहीं जी, डिविडेंड का वैल्यू, फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मॉडल है वोल्टर के, गॉर्डन के, ठीक है, जो रेलिवेंट है, और ये MM इन्होंने इरेलीवेंसी बताई थी। उसके बाद है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में 2 है हमारे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो फ्री में नहीं देगा, आपको इंटरेस्ट लेगा, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या बन गई, कॉस्ट बन गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है, इसमें भी कॉस्ट लेते हैं हम इक्विटी की, कॉस्ट लेंगे हम प्रेफरेंस की। आप पैसा कैसे ले सकते हो, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से, तो ये सारे इनमें सबकी कॉस्ट देखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ये मैं करवा चुकी हूँ डिटेल में, वहां से कर लेना, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, ढांचा किस चीज का, कैपिटल का, मीन्स कितना पैसा हम इक्विटी से ले, कितना पैसा इक्विटी से ले, और कितना पैसा हम ले डिवेंचर से, ये बताता है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताएगा, इक्विटी से कितना पैसा लिया जाए और डिवेंचर से कितना पैसा लिया जाए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की भी क्या है, मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर की पहली थ्योरी है NI अप्रोच। ठीक है, NI, फिर है NOI। सबसे पहले NI, NOI किसने दी, NI दी और NOI दोनों ही दी डेविड डुरांड ने।
दोनों किसने दी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एनआई अप्रोच किसने दी या एनओआई अप्रोच किसने दी। एनआई और एनओआई दोनों अप्रोच दी डेविड डुरांड ने। एक बार इन्होंने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर मींस इक्विटी और डिवेंचर लेते हो, डेट लेते हो, उससे फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा नहीं, इम्पैक्ट देखो नो, एन नो नो, नो का मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक बार इन्होंने कहा कि जो इक्विटी और डिवेंचर डेट का रेशियो है उनसे फर्म की वैल्यू इम्पैक्ट होती है, फिर दूसरी बार कहा नहीं नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर आए एमएम, देखो यहाँ भी इन्होंने अपनी दे रखी है थ्योरी, और इसके बाद ये सबसे इन्होंने यहाँ भी अपनी थ्योरी क्या दे रखी है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमएम थ्योरी भी है, ठीक है। 3 मॉडल हो गए इसके। फिर एक है ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों को ही ले लिया, एनआई को भी और एनओआई दोनों को। एनआई नेट इनकम अप्रोच, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इन्होंने दोनों को लिया। एक बार कहा इम्पैक्ट होता है और एक बार कहा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि एनआई ने कहा जैसे जैसे आप डेट यूज करोगे तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट, जैसे जैसे डेट यूज करोगे ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, इन्होंने कहा। एनआई ने कहा, एनओआई ने नहीं जी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कुछ यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एनओआई आई, उन्होंने कहा नहीं जी फर्क पड़ता है, एक लिमिट तक तो डिक्रीज होगी आपकी कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यानी कि इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल वालों ने दोनों को मिक्स बता दिया। फिर हमारे पास है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 2 डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में क्या आता है हमारे पास, कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, हमें बड़ी बड़ी जैसे काफ़ी अमाउंट की, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसेट्स लेनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल बस्टिंग करते हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या आता है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म में क्या आता है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपके इन्वेंट्री स्टॉक भी आ जाता है, स्टॉक का भी, कैश का भी, ठीक है, और साथ में डेटर्स का, रिसीवेबल मैनेजमेंट भी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा अनटार्ड एंड ब्रिक। देखो इससे रिलेटेड, अनटार्ड से रिलेटेड है, 2018 का पेपर देखोगे ना तो काफी क्वेश्चन एक ही पेपर में 3-4 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिल जाएंगे। मेल वाले में तो आए हुए हैं 4 क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन है। तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो एक बार फुल फॉर्म पूछी गई है, ये पूछी गई है फुल फॉर्म DSSS में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस लगाओ, ट्रेड किस पे कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रेड पे, और ट्रेड को डेवलप कैसे करना है, कैसे याद करोगे, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी किससे रिलेटेड, कि ट्रेड को हम डेवलप कैसे करें, तो याद रह जाएगी आपको। उसके बाद ये कब एस्टेब्लिश हुआ अनटार्ड, 1964, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक फुल फॉर्म का और एक ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं अनटार्ड का, ठीक है। 1964 में हुआ था एस्टेब्लिश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके फाउंडर कौन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या है, इसकी अनटार्ड की फाउंडर है। उसके बाद ब्रिक है हमारा, पहले था ब्रिक, पहले था ये BRIC, पहले ब्रिक था, एस को बाद में ऐड किया गया, मीन साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फुल फॉर्म पूछता है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली यही पूछता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका क्या आया बाद में आया, फिर एस लग गया, ब्रिक्स बन गया, ठीक है। फाउंडेड जून 2006। क्वेश्चन देखिए अनटार्ड का, क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ। प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑर्गन है हमारा UN जनरल असेंबली। UN जनरल असेंबली हमने ऊपर किया ना, ये इसकी फाउंडर है, ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UN जनरल असेंबली का है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास क्या आती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल एसेट में हमारे पास क्या आता है, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFC आ गया,
ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारा पहला इंस्टीट्यूशन आज़ादी के बाद का 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। फाइनेंशियल सर्विस में क्या आएगा, फी बेस्ड सर्विस और फंड बेस्ड सर्विस आती है इसमें, ठीक है। जैसे बैंक शेयर वगैरह का करवाता है, हेल्प करता है, उसमें फी बेस्ड, फी लेके कुछ काम फीस से करता है और कुछ काम फंड जैसे लोन वगैरह भी देता है वो, ठीक है। तो इसमें सर्विस आती है फी की और फंड बेस्ड सर्विस। अब हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो हैं, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में आती है हमारी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। ऑर्गेनाइज, इसको ऑर्गेनाइज करता है, मनी मार्केट को ऑर्गेनाइज करेगा आरबीआई और कैपिटल मार्केट को ऑर्गेनाइज करेगा सेबी। मनी मार्केट क्या होती है, शॉर्ट टर्म की मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है, लॉन्ग टर्म की, लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर, ये होती है मोर देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट में आएगा हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, डेरिवेटिव्स। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, आईपीओ जब हम इशू करते हैं, आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ की फुल फॉर्म में कई बार पूछ लेता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब हम फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं तो वो किस मार्केट में करते हैं, प्राइमरी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट टाइम शेयर कहाँ इशू करते हैं, प्राइमरी में। उसके बाद इशू हो गए फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम उसकी सेल परचेज कहाँ होगी, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। आपने कभी शेयर बाय करे हो या सेल करे हो तो वो कैसे होती है ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज से होती है, जिसमें आप देखते हो कि प्राइस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। फिर है डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या है, जैसे फ्यूचर हो गए, फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस। देखो अब मनी मार्केट क्या होती है, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बनते हैं इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि फोर्थ दे देगा कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म का है, ये हम उसमें कर लिया हमने ऊपर। और इसकी मेच्योरिटी क्या होती है, लेस देन ए ईयर या ईयर, लेस देन ए ईयर या ईयर होती है। और इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है टी बिल। इसको क्या कहते हैं, टी बिल कहते हैं। और ये कौन कैसे इशू होते हैं, ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे कैसे, अगर 100 का है तो आपको कितने में मिल जाएगा, 92 में मिल गया, ठीक है। आपको 92 देने पड़ेंगे, जब आपको पैसा मिलेगा आपको मिल जाएगा 100, तो 92 आपने दिया, आपको 100 मिल गया, तो 8 रुपीज आपकी इनकम होगी, ठीक है। तो ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम किस पे होंगे, फेस वैल्यू पे, मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल देख लेना। 1997 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, 14 डेज के टी बिल इशू किए थे। इसको इशू कौन करता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई को कहती है कि मुझे पैसा चाहिए, आरबीआई कहेगा जी मेरे पास तो है नहीं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आरबीआई हमारे बिहाफ पे क्या करो, तुम टी बिल इशू कर दो। हमारे बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे टी बिल इशू किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगी ये, तो सेफ होती है ये। और ये ट्रेजरी बिल जो 14 डेज के थे ये बंद हो गए थे 2001 में। अब एट प्रेजेंट में कितने टाइम के टी बिल चलते हैं, 91 के, 182 के और 364 डेज के टी बिल चलते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, देखो 91 टू जा 182, 182 टू जा 364, या फिर ऐसे कर लो इसका डबल, इसका डबल हो गया ये, और इसका डबल क्या हो गया ये इसका डबल हो गया, ठीक है। ऐसे भी याद करो, जैसे कर लो या मल्टीप्लाई कर लो या डबल कर लो, कैसे, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हमारे ये टी बिल हो गए। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, वाज इंट्रोड्यूस इन जनवरी 1 1990 में जो पहली बार जो है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे। ये भी क्या है, मनी मार्केट वाले सारे शॉर्ट टर्म है, ये सब में ही आएगा वर्ड शॉर्ट टर्म है। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये क्या है, अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड कैसे, इसको बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, इसको वही इशू करती हैं, ठीक है। किस लिए इशू करती हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म के लिए मनी चाहिए, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए उनको मनी चाहिए होती है अपनी, तो वो क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर को इशू करती है मार्केट में।
देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो ये नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये कैसे इशू होते हैं? प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में ये इशू होते हैं, ठीक है। एंड डिलीवरी विद ए फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, और इसके इस पे लिखा होगा कितने टाइम के हैं, मेच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है इसका। इसको कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट या कंपनीज बड़ी बड़ी, ठीक है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और किस लिए करती हैं? अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, फुलफिल करने के लिए, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह के लिए क्या करती हैं, ये इशू करती हैं, मार्केट में इशू करती हैं इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक। अगर उनको बैंक से पैसा लेना पड़ेगा तो बैंक से पैसा ना ले, उसका अल्टरनेट क्या है, ये क्या कर सकती हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। और ये किसके डिनोमिनेशन में होते हैं? ट्रेजरी बिल भी होता है 25,000 के, ये नहीं किया हमने, ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल का रह गया शायद। ट्रेजरी बिल की भी वैल्यू होती है, ये एक 25,000 के मल्टीपल में या 25,000 का मिनिमम एक ले सकते हो, तो 25,000 के मल्टीपल में इशू होंगे ये। और ये इसकी डिनोमिनेशन क्या होती है? 5,000 के मल्टीपल में इशू होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेजरी बिल 25,000 मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक 25,000 का है, तो या 25,000 का लोगे, या 50,000 के मिलेंगे आपको, 40 का नहीं मिलेगा, या मिलेगा आपको 75 का। ऐसे ये 5 लाख के हैं, उसके मल्टीपल में 10, 15 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वर्थ ऑफ द कंपनी नॉट लेस देन 4 करोड़। कंपनी की जो नेट वर्थ होनी चाहिए वो 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 4 करोड़ से कम है तो कंपनी इशू इसको नहीं कर सकती है। और इसके लिए अगर कंपनी इशू कर रही है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सेबी से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जो सेबी से रजिस्टर्ड है, अपनी रेटिंग लेनी पड़ती है उसको, ठीक है। तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो इसको पूरी करनी पड़ेंगी, फिर ये इशू कर देती है अपने। उसके बाद है कॉल मनी। क्या होता है? देखो कॉल मनी क्या है? when money is borrowed or lent for a day। जब वन डे की बात करते हैं, जब एक दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है तो उसको कहते हैं कॉल मनी। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले रहा है एक दिन के लिए, कॉल मनी। जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन से ज्यादा लेकिन 14 डेज तक, सॉरी 40 नहीं 14 डेज तक पैसा ले रहा है तो उसको कहेंगे नोटिस मनी। फिर वो कॉल मनी नहीं होगी, फिर वो कहलाएगी नोटिस मनी। जब कब तक लेगा? एक दिन से ज्यादा और 14 डेज तक, क्योंकि वन डे का तो कॉल मनी हो गया, वन से ज्यादा सीधा कर लो, और 14 डेज से कम हो जाता है, यानी कि फोर्टनाइट कहते हैं इसको, तो वो क्या हो गया? नोटिस मनी। उसके बाद आप नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको सीडी कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस, यही मोस्टली पूछ लेता है कब इंट्रोड्यूस हुए, 1989 में। वैसे ये पूछते नहीं है ज्यादा, यही पूछेगा ये कैसे होते हैं सीडी, जैसे इशूड बाय कमर्शियल बैंक, यही पूछ लेता है ये कौन इशू होते हैं, इशूड बाय कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करते हैं, ठीक है। और जो इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो क्या होता है? 1 लाख, और इशू 1 लाख के मल्टीपल में ही क्या होते हैं? ये इशू होते हैं, ठीक है, सीडी। अब क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? देखो ये बहुत इजी है, हमने ऊपर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कर लिया, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल मनी। तो इसमें से क्या नहीं है, ये मेरे को आप कमेंट में इसका आंसर बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए है वो अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड देखो, सबसे पहले अनसिक्योर्ड, फिर क्या है? शॉर्ट टर्म, फिर क्या है? कॉर्पोरेट डेट। भाई कंपनी डेट ले रही है, कॉर्पोरेट डेट, ठीक है। और मेच्योरिटी क्या है? सिंगल मेच्योरिटी पीरियड पेमेंट है। तो ये हमारे क्या हो गए? कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंट। देखो ये तो इससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं, हमने क्या पढ़ा था? कमर्शियल पेपर। अब है हमारा कंज्यूमर राइट्स। देखो कंज्यूमर का जो एक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है भाई। कंज्यूमर एक्ट 1986 था पहले, फिर ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 1987। लेकिन अब क्या है? कंज्यूमर एक्ट ये रिपील हो गया है। अब जो कंज्यूमर एक्ट है वो हमारा है 2019। कंज्यूमर एक्ट 2019 फोर्स में आया 20 जुलाई, देखो 2020 फोर्स में कब आया? 2020, तो 20 ही जुलाई डेट है, ठीक है, 20। तो इसकी एक रेगुलेटरी इसमें बॉडी बनाएगी, अथॉरिटी बनाएगी, जिसका नाम है सीसीपीए। सीसीपीए की फुल फॉर्म आ सकती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, सीसीपीए। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बनता है वो कंज्यूमर के राइट्स बनते हैं। कंज्यूमर को कौन से राइट्स दिए गए हैं? राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का राइट है कंज्यूमर के पास, भी ऐसी गुड्स नहीं दे उसको जिससे उसकी सेफ्टी जान पे ही बनाए, ठीक है। जैसे मेडिसिन है, देखो मेडिसिन पे एक्सपायरी लिखी हुई होती है, ठीक है, अगर नहीं लिखी हो तो क्या होगा? हमारी जान पे बन सकती है। तो सेफ्टी का राइट है ये हमारा। राइट टू बी इन्फॉर्म, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप मार्केट में गए हो तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं है, कौन सी इसमें मटेरियल, जैसे आप शर्ट लेने गए हो तो आप पूछ सकते हो इसमें कौन सा क्लॉथ, कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है,
कॉटन की है, रेयलॉन है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो। राइट टू चूज, चॉइस का भी आपको राइट है। आप भाई, अब सेलर आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, भाई मैं तो यही शर्ट दिखाऊंगा, एक ही शर्ट दिखाऊंगा और यही लेके जा, दूसरी में दिखाऊंगा नहीं, तो अब आप भी क्या करोगे, उसी दुकान से ही चले जाओगे। ठीक है, तो चॉइस का आपके पास राइट है। हर्ड, आपकी सुनवाई का भी राइट है। रीड टू सीक रिड्रेसल, अगर कोई भी कंप्लेंट है तो आप कर सकते हो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट भी काफी एफर्ट करती है, जैसे एड में भी देखते हो, जागो ग्राहक जागो आती है ना एड, जागो ग्राहक जागो, ये सब क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन का ये पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। जॉब एनालिसिस को बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो जी, बोर तो होना ही नहीं है, कुछ पाना है, कुछ खोगे, देखो अपना टाइम खोगे, टाइम लगाओगे ना, टाइम खोगे जब तो आपको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। कुछ खोना है तो कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। वो खोना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कंफर्ट, थोड़ा सा अपना कंफर्ट खोना पड़ेगा, और उसके बाद जॉब फिर आपके हाथ में होगी। फिर देखना आपके कितने मजे होंगे जब जॉब में हाथ। सैलरी को भी छोड़ो, जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो सैलरी से भी बहुत बड़ी होती है। जो सेटिस्फेक्शन होती है वो सैलरी से भी बड़ी होती है। सैलरी तो है ही है, देखो हमें अपने घर के अर्निंग के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो वो जॉब तो है ही है, मनी तो है ही है, बट सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसलिए बोर नहीं होना। ठीक है, पढ़ते रहना है, रुकने नहीं चाहिए कदम। चलो, जॉब एनालिसिस क्या होता है, देखो नाम ही बता रहा है, जॉब को क्या करना, एनालाइज करना। जॉब को क्या करना, एनालाइज करना, वो क्या होता है, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालाइज कैसे करेंगे, जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि पूरी रामायण महाभारत सारी जॉब से रिलेटेड किस में मिलेगी, वो जॉब एनालिसिस में मिलेगी। ठीक है, ए टू जेड कहानी जॉब की जॉब एनालिसिस में मिलेगी। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या है, देखो प्रोसेस ऑफ स्टडिंग जॉब, एक प्रोसेस है जॉब को स्टडी करने की, जिसमें डिटरमाइन करेंगे विच एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, कौन सी एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इंक्लूड करेंगे, वो जॉब एनालिसिस में आएगा। ठीक है, इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू अदर जॉब्स, द क्वालिफिकेशन नेसेसरी, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, कौन सी रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू अदर जॉब्स, दूसरे जॉब के कंपैरिजन में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। पर्सन में क्वालिफिकेशन क्या होगी, जैसे बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, जैसे अब DSSS भी है भाई, DSSS क्या कहता है, कैंडिडेट एमकॉम होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन कंडीशंस हैं ये। परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब एंड कंडीशंस अंडर विच द वर्क इज परफॉर्म्ड, कैसे काम, कंडीशन कैसे काम किया जाएगा। जैसे आप काम कर रहे हो एक माइंस में, काम भी कोयला निकाल रहे हो, देखो उनका इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है, और एक ऑफिस में मैनेजर बैठा है, देखो कितना डिफरेंस है। एसी में बैठा है बड़े मजे से मैनेजर तो बैंक में, और ये माइंस में काम कर रहा है एक एम्प्लॉय, तो कंडीशन में भी डिफरेंस आ जाता है। तो हर चीज को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, किसमें, जॉब एनालिसिस में। क्वेश्चन ये काफी बार आया है, जॉब एनालिसिस के कितने पार्ट है भाई, कितने एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है, यही पूछ लेता है। इसके 2 एलिमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है जॉब होल्डर से रिलेटेड, जो पर्सन जॉब कर रहा है, सॉरी ये जॉब से रिलेटेड होता है। डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, और जो स्पेसिफिकेशन है वो है जॉब होल्डर से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान देना, डिस्क्रिप्शन जो है जॉब से रिलेटेड है, जॉब आपकी कैसी है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब जो जॉब होल्डर से रिलेटेड है, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कई बार ऐड देखते हो न्यूज़पेपर में कि जब इंटरव्यू वगैरह की ऐड आती है, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर प्रेफर्ड, कैंडिडेट मस्ट बी, इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है जो उनकी वो होती है रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो ऐड में दे भी देते हैं। न्यूज़पेपर में ऐड आती है कि बीकॉम होना चाहिए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए, या कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन, वो किसका पार्ट होते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन। अब देखो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा, जॉब का टाइटल, जॉब कोड, डिपार्टमेंट नाम, किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है, जॉब किसके बारे में है, क्या क्या आपको एक्टिविटी करनी है। ठीक है, कौन सी फैसिलिटी, कौन सी आप मशीन्स वगैरह को यूज करोगे, आपका सुपरवाइजर कौन होगा, बॉस कौन होगा, वर्किंग कंडीशन, हीट होगी, नॉइस होगी, हजार्ड वाली जैसे जॉब्स हैं, कई जॉब जैसे माइंस वगैरह की होती हैं। ठीक है, एक पायलट की जॉब है, देखो भी रिस्की होती है थोड़ी, एक क्लर्क की जॉब है, ऑफिस में बैठा है, कम रिस्की होती है।
तो ऐसे सब चीजें आएंगी। इंटरेक्शन, कौन किससे इंटरेक्ट करेगा, सारी बातें जॉब से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन में। स्पेसिफिकेशन में स्किल्स, कितनी स्किल्स, नॉलेज उसको क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब बातें आ जाएंगी जॉब स्पेसिफिकेशन में। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है, देखो जॉब रोटेशन, ठीक है, रोटेट हो रहा है यहाँ पे पर्सन, ठीक है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात है मूविंग एम्प्लॉइज बिटवीन जॉब्स। इसमें आप क्या करोगे, मूव करोगे एम्प्लॉइज को बिटवीन जॉब्स। देखो मेरे पास ये 3 जॉब है, जॉब ये 1 है, ये जॉब 2 है, और ये जॉब मेरे पास 3 है, ठीक है। एक है राम पर्सन मेरे पास, एक है श्याम पर्सन, और एक है मोहन, ठीक है। ये तीनों जॉब कर रहे हैं अपनी अपनी, काम करते करते बोर हो गए, जैसे हम क्या करते हैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है बस अब और नहीं, थक गए। बट भाई जॉब के ना पैसों को देख लिया करो, सेटिस्फेक्शन तो छोड़ो, एक्चुअली पहले तो पैसा ही दिखता है। जो सैलरी मिलेगी ना TSSP की, बढ़िया सैलरी है, तो उस सैलरी को देख लिया करो, ठीक है। जैसे ही बोर होने लगो क्या देख लिया करो, सैलरी सामने, आंखों के सामने ऐसे लगा करो 500 के नोट पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, तो पढ़ने का अपने आप मन करेगा। तो पर्सन क्या होता है, काम करते करते अपनी जॉब पे बोर हो जाते हैं, मोनोटोनियस हो जाती है जॉब उनकी, उनका मन नहीं लगता, तो उनको क्या करते हैं हम रोटेट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं रोटेट, जैसे शाम को मोहन की जॉब दे दी, मोहन को राम की जॉब दे दी, ऐसे रोटेट कर दो, राम को फिर शाम की जॉब दे दो, ठीक है। ऐसे रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, इनको काम सेम लेवल का होगा, सारे क्लर्क हैं तो सारे क्लर्क ही रहेंगे, क्लर्क वाले को मैनेजर नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेवल सेम रहेगा, क्लर्क है तो क्लर्क ही रहेगा, मैनेजर नहीं बनाएंगे, सेम लेवल का काम होता है। थोड़ा काम इनका चेंज हो जाता है, डेली का रूटीन का काम करने से चेंज हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, तुम मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा HR पढ़ लोगे, थोड़ा सा फाइनेंस पढ़ लोगे, जिससे क्या होता है थोड़ी सी मोनोटोनियस कम हो जाती है। मैंने भी ऐसे किया, कुछ मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक ले लिए, कुछ मैंने HR के टॉपिक लिए, कुछ मैंने फाइनेंस के टॉपिक लिए। अगर मैं आपको 2 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती रहती तो आप भी बोर हो जाते, ठीक है। तो मैंने भी यही किया कि क्या किया, मोनोटोनियस नहीं हो तो क्या किया, वैरायटी डाली, ठीक है। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़ सकते हो। तो जॉब रोटेशन होगी ये हमारी, ठीक है। एम्प्लॉइज को हम रोटेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जॉब पे, ताकि वो बोर नहीं हो, ठीक है, और एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो, ठीक है। और ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, विद द पीपल के साथ टेम्परेरी करेंगे, फिर वापस क्या करते हैं हम उनको उनकी ओरिजिनल जॉब पे वापस कुछ टाइम के बाद भेज देते हैं, ताकि उनकी एफिशिएंसी बनी रहती है इससे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। देखो इसका वर्ड पकड़ो, RICH। RICH का मीनिंग तो सभी को पता होगा, रिच। रिच कैसे बनेगा पर्सन, ज्यादा क्या आ जाए, मनी आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, ठीक है भाई। फिर हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे बड़े लोग हो गए। फिर हमारे रिलेटिव्स या हमारे नॉन क्या कहेंगे, अरे अब तो तुम बात ही नहीं करते, तुम तो बड़े लोग हो गए, बड़े लोग, ठीक है। तो सेम ये इसका मीनिंग है जॉब में। जॉब को आप रिच कैसे बनाओगे, जॉब को आप रिच बनाओगे उसमें हायर लेवल की नॉलेज, हायर लेवल की स्किल्स, हायर लेवल का काम डाल के, ठीक है। आप जैसे एक क्लर्क है, एक क्लर्क को आप काम दे दो हेड क्लर्क का, उससे ऊपर के लेवल का, ठीक है। तो वो जॉब को क्या बना रहे हो, रिच बना रहे हो, ठीक है। जॉब क्या बन रही है, रिच। एक असिस्टेंट है, उसको मैनेजर का काम दे दो, मैनेजर का असिस्टेंट है उसको मैनेजर वाला काम करवा लो, जिससे क्या होगा, जॉब को हम रिच बना रहे हैं। यही है जॉब। एम्प्लॉय फाइंड सेटिस्फैक्शन टू रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन एंड पर्सनल ग्रोथ। देखो ग्रोथ तो होगी, अब आपको हायर लेवल का काम मिला है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। जैसे आप कई DSSB की जॉब ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर वो अपनी और ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो सोच सकते हैं कि भाई हम प्रोफेसर की जॉब ले, हम उसके बाद क्या लें, प्रोफेसर की जॉब लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी ये ग्रोथ, हर एम्प्लॉय क्या चाहेगा, हायर लेवल का काम मिले और उसको क्या मिले, ग्रोथ मिले, ठीक है। एक होता है हमारा जॉब एनलार्जमेंट। देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, एनरिचमेंट में तो हम क्या होता है हायर लेवल का काम दे रहे हैं, देखो, लेकिन ये वर्टिकल होगा, ठीक है, हायर लेवल का काम वर्टिकल। एनलार्जमेंट होता है हॉरिजॉन्टल। एक क्लर्क है तो उसको क्लर्क का ही काम दिया जा रहा है, बट काम बढ़ा दिया, यहाँ उसको 10 काम दिए थे तो यहाँ 15 काम कर दिए, ये होता है जॉब एनलार्जमेंट। एनलार्ज देखो, एनलार्जमेंट लार्ज कर दिया, पहले उसको मैं 1 2 3 4 ये 4 काम दे रही थी मैं, अब मैंने क्या किया, उसको एनलार्ज कर दिया, 1 2 3 4 काम और दे दिए, लार्ज होगी ना, ये 4 काम और दे दिए। एनलार्जमेंट होगा हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, ये डिफरेंस बता रही हूँ। और एनरिचमेंट क्या होगा, वर्टिकल, इसमें हायर लेवल का दिया जाएगा, इसमें सेम लेवल का दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, एनवायरमेंट में हैविंग एडिशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी इन ए करंट जॉब डिस्क्रिप्शन, उसी में ही आप उसको दे दोगे। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। अब क्वेश्चन देखो, ये JSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। जॉब रोटेशन मीन्स, जॉब रोटेशन का मीनिंग क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ जॉब कंटेंट होगा, यहाँ पे जॉब कंटेंट को रीअरेंज करना। रोटेशन ऑफ जॉब्स बिटवीन वेरियस, रोटेशन ऑफ जॉब, जॉब को रोटेट कर रहे हो वेरियस सेक्शन में। चेंजिंग पीपल इन द जॉब, अब देखो इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखो जॉब वहीं रहेगी, जॉब कहीं नहीं जाएगी। ये अगर ए जॉब है तो ये वहीं रहेगी, बी जॉब है, जॉब यहीं रहेगी, पीपल मूव करते हैं हम, तो चेंजिंग पीपल इन द जॉब। ओके, चेंजिंग पीपल इन द जॉब। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। देखो भाई वीडियो अच्छी लगे, बहुत मेहनत हो जाती है वीडियो में। देखो मैं पानी भी साथ रख के बैठी हूँ क्योंकि सुबह से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो बोल बोल के तो पानी की प्यास तो लगती है। तो ठीक है, आपने एक काम करना है, आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छी लगे तो मत कमेंट करना, ठीक है, वो तो आपके है, आपको आता कितना है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कुछ है ही नहीं इसमें तो आप कैसे कमेंट करोगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, 2 बार लाइक मत कर देना, ठीक है, लाइक एक बार ही करना, ठीक है, 2 बार नहीं करना। जस्ट जोकिंग, थोड़ा बहुत जोक होना चाहिए वरना स्टडी बोरिंग सी हो जाती है, ठीक है, एक बार लाइक करना। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार 2018 में आया हुआ है। तो ये हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। मर्केंटिलिज्म थ्योरी है, सबसे पहले आई थी जो गोल्ड पे फोकस करती है। फिर हमारी आई थी एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडोमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, एक था हमारा लियोनटॉफ पैराडॉक्स, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म ने किस पे फोकस किया, जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी उसने फोकस किया था गोल्ड पे। वो कहता है एक कंट्री की वेल्थ, एक कंट्री की वेल्थ, कौन सी कंट्री कितनी वेल्थ वाली है तो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा उसके पास कितना गोल्ड है। जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड वो उतनी वेल्थी कंट्री, जिसके पास कम गोल्ड वो कम वेल्थ वाली कंट्री। तो गोल्ड कैसे आएगा, गोल्ड तो हो गया, अब गोल्ड तो क्या करेंगे, अब गोल्ड कैसे लाएंगे, भाई चोरी चारी नहीं करनी, ठीक है, सिंपल तरीके से काम करना, बिजनेस करके, ठीक है, ठीक है। गोल्ड कैसे लेंगे, गोल्ड हम लेंगे बिजनेस करके, मींस ट्रेड करके, इंटरनेशनल ट्रेड करके। क्या करो, इंपोर्ट कम करो। देखो एक कंट्री शुड डिस्करेज इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं करो, इंपोर्ट करोगे तो गोल्ड चला जाएगा। तो ये किस पे फोकस करती है, ये कहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट को तो बढ़ा दो और इंपोर्ट को बिल्कुल कम कर दो, ना के बराबर करो इंपोर्ट को, इंपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो दूसरी कंट्री से आपको गोल्ड मिल जाएगा। देखो ये कहती है मोर एक्सपोर्ट करो और फ्यूअर इंपोर्ट करो, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या करो, फेवरेबल, जब आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन होगा इंपोर्ट से, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फेवर में हो जाएगा। गोल्ड को इकट्ठा करो अपने पास। अब एक बात, तो सारी कंट्री यही सोचने लग जाएंगी कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगी, तो फिर इंपोर्ट तो कोई करेगी नहीं ऐसे तो इसकी ये ड्रॉबैक भी थी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये दी थी मोस्ट इंपोर्टेंट एडम स्मिथ ने। ए से एब्सोल्यूट, ए से एडम स्मिथ। कब दी, 1776 में। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, अभी इसकी एक बुक है इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से फेमस है ये। 1776 में इन्होंने ये बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, तो उन्होंने बताया था उसमें, इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में। द वेल्थ ऑफ नेशन इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। उन्होंने तो कहा वेल्थ कैसे डिटरमाइन होती है, पहले वालों ने गोल्ड से, इन्होंने कहा नहीं जी, वेल्थ कैसे डिटरमाइन होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, यानी कि कैसे, पर कैपिटा इनकम क्या है, एक पर्सन की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, उससे वेल्थ डिटरमाइन होती है। अब इनकम कैसे बढ़ाई जाए, पर कैपिटा इनकम, इनकम बढ़ाने के लिए क्या करो भाई, इंटरनेशनल ट्रेड करो, ठीक है, एनहांस बाय इंटरनेशनल ट्रेड करो। इन्होंने क्या कहा, देखो अगर आप गुड्स बना रहे हो, आपने 300 यूनिट बनाई, ठीक है, 300 यूनिट बनाई, तो आपके इंडिया में कितनी कंजम्पशन हो रही है, 200 यूनिट। तो जो 100 यूनिट आपके पास सरप्लस बच गया, उस सरप्लस को क्या करो, आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दो। जो चीज आपके पास सरप्लस है उसको एक्सपोर्ट करो, जिस चीज की आपके पास कमी है, जो यहाँ पे शॉर्टेज है आपके पास, उस चीज को क्या कर लो, जो चीज नहीं बना रहे उसको इंपोर्ट कर लो। ये था एडम स्मिथ का कहना। इसने, उन्होंने कहा था इससे क्या होगा, दोनों कंट्री को बेनिफिट मिलेगा। दो कंट्री हैं, जैसे इंडिया है चाय बना रही है,
1 यूनिट चाय बनाने में इंडिया के 10 यूनिट लग रहे हैं, ठीक है। वहीं पे ही 10 दूसरी कंट्री ले लो कोई यूएसए, उनके लग रहे हैं 20 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट चाय बनाने में, 1 कप चाय ले लो, 1 कप चाय बनाने में इंडिया को 10 रुपए लग रहे हैं, यूएसए वालों को 20, तो इंडिया को चाय बनाने में फायदा है, ठीक है। टी में तो ये एक्सपोर्ट कर सकती है, यहाँ तो टी ही एक्सपोर्ट होगी, चाय का कप तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो टी को एक्सपोर्ट कर सकती है। और यूएसए वालों को नहीं, ये क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। और कोई और चीज है, इंडिया में यूनिट ज्यादा लग रही है बनाने में, यूएसए में कम लग रही है, जैसे और लगा लो मक्का लगा लो, 4 यूनिट बन रही है, इंडिया में लग रही है 8 यूनिट, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंडिया को मक्का 8 यूनिट इंपोर्ट कर लेना चाहिए और यूएसए को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज बताई थी इन्होंने, ठीक है, कि जिस कंट्री को जिसमें बेनिफिट हो रहा है वो एक्सपोर्ट कर दो, और जो नहीं कर पा रहे, महंगा पड़ रहा है, वो इंपोर्ट कर दो। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। पहले वाली थी एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट, अब ये है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडवांटेज। सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। इनका नाम पूछ लेते हैं, जो ये 2018 का फीमेल वाला पेपर हुआ था उनमें थ्योरीज के नाम पूछे गए और 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं फीमेल वाले में, 2018 वाले में ये आया था। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी, डेविड रिकार्डो ने दी, ठीक है, डेविड रिकार्डो ने दी है। In 1870, in his book on the principle of political, economic and taxation, उनकी बुक थी, कब दी, 1870 में दी, कब दी, अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन में दी। ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी इसको एग्जांपल से समझो। देखो, आप बैडमिंटन भी अच्छा खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन भी अच्छा खेल लेते हैं आप, और क्रिकेट भी अच्छा खेल लेते हैं आप, ठीक है। अब आप दोनों अच्छा खेल लेते हो तो आप देखोगे आपको ज्यादा बेनिफिट किस में है, ज्यादा एफिशिएंट आप किस में हैं, दोनों खेल लेते हो, ज्यादा एफिशिएंट आप किस में हो। अगर आपको लगता है ज्यादा एफिशिएंट आप क्रिकेट में हो, खेलते दोनों अच्छा हो, बट ज्यादा बेनिफिट किस में है, क्रिकेट में है, एफिशिएंट क्रिकेट में है, तो आप क्रिकेट को खेलना पसंद करोगे ज्यादा, ठीक है, क्रिकेट ज्यादा खेलोगे आप, ठीक है, और बैडमिंटन को कम कर दोगे। तो ये कंपैरेटिव थ्योरी ये कहती है अगर जिस चीज में ज्यादा एफिशिएंट है तो आप उसी चीज को बनाओ, ठीक है। अब कई बार क्या है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, जैसे एक कंट्री है, वो दोनों चीजें ही देखो, दोनों चीजें ही उसकी कॉस्ट दोनों की हाई है, ठीक है। उसको एक चीज बनाने के लिए 10 रिसोर्सेज लग रहे हैं और उसको दूसरी चीज बनाने के लिए 12 रिसोर्सेज लग रहे हैं, जबकि एक दूसरी कंट्री है वो दोनों ही चीजें कम में बना रही है। बट ये कंट्री अब क्या बनाई, ये कंट्री वो बनाएगी जिसमें देखो नुकसान इसको दोनों में हो रहा है, बट किसमें कम नुकसान हो रहा है, यहाँ 10 रिसोर्सेज लग रहे हैं तो इसमें इसको ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको ये वाली चीज इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए सर्विस को फॉर ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें उसकी कॉस्ट कम हो। जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे यूएस कंपनी है, यूएस कंपनी वाले क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं हमारी सर्विस कॉल सेंटर की, हमारे इंडिया में कॉल सेंटर की सर्विस उनको सस्ती पड़ती है, तो यूएसए वाले क्या करेंगे, सस्ती पड़ती है तो यहाँ से बाय कर लेंगे, क्योंकि वो अपने सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे, उनको बहुत कॉस्ट पड़ेगी, तो इससे बेटर है उन सर्विस को क्या कर लिया जाए, बाय। वो कॉस्ट का कंपेरिजन करके देखेंगे, ठीक है, कॉस्ट देखेंगे किसमें उनको कम पड़ रही है तो वो चीज इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, दोनों कंट्रीज क्या होंगी, इससे बेनिफिट होंगे, यानी कि आप जिसमें ज्यादा एफिशिएंट है आप वो चीज बनाइए, जिसमें कम एफिशिएंट है वो इंपोर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी थी 1919 में, हेक्सर ने दी थी। उसी के बाद ही इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी 1933 में बर्टिल ओलिन ने, इसी की थ्योरी में मॉडिफिकेशन की थी, इसीलिए इसको क्या थ्योरी, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को कहते हैं हेक्सर ओलिन थ्योरी। इस थ्योरी को क्या कहते हैं, हेक्सर ओलिन थ्योरी कहते हैं इसे। ये फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है आपके पास फैक्टर, देखो आपके पास कौन सा फैक्टर एबंडेंट है, एबंडेंट मीन्स जो प्रचुर मात्रा में है, कौन सा फैक्टर आपके पास एबंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में, इसको हिंदी में कहेंगे प्रचुर मात्रा में, या सरप्लस कह लो, सिंपल मीनिंग। यानी कि देखो आपके पास क्या सरप्लस है, लेबर सरप्लस है या कैपिटल सरप्लस है। जैसे यूएसए है, यूएसए वालों के पास क्या है, कैपिटल सरप्लस है, ठीक है। इंडिया वालों के पास लेबर है, ठीक है, लेबर बहुत है इंडिया में,
ठीक है। तो ये कह रहे हैं, ये थ्योरी ये कहती है आप फैक्टर देखो, अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल गुड्स को बनाओ, अगर आपके पास लेबर ज्यादा है जिस कंट्री के पास, उसको लेबर गुड्स बनानी चाहिए। देखो, कंट्री विद रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर, जैसे हमारे इंडिया में चीपर कॉस्ट है, लेबर की चीपर पड़ती है कॉस्ट, ठीक है। वुड एक्सपोर्ट करना चाहिए उनको, लेबर की गुड्स बना के, और लेबर की गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव है। जबकि एक कंट्री है वहाँ पे क्या, लेबर स्कार्स, लेबर स्कार्स, स्कार्स मीन्स कमी है, लेबर की कमी है, तो वो कंट्री क्या करेगी, वो कैपिटल लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना के उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि जो फैक्टर आपके पास ज्यादा है, देखो सिंपल सा इसको एग्जांपल से समझ लो, जो चीज जिसके पास होगी वो वही तो देगा। देखो आपके पास अच्छाई है तो आप अपनी अच्छाई दोगे, जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज देगा अपनी, जिसके पास जो है वही देगा। जिस कंट्री के पास फैक्टर है कैपिटल का ज्यादा, तो वो कैपिटल गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर दे, जिसके पास लेबर है लेबर गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद इसी थ्योरी के बेस पे एक पैराडॉक्स आया जिसको कहते हैं लियोनटॉफ पैराडॉक्स। ये लियोनटॉफ नाम है, इन्होंने दिया था लियोनटॉफ ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यूएसए में देखा, जैसे हमने, इन्होंने तो क्या दिया, हेक्सर और ओली ने तो क्या दिया कि यूएसए जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है तो उसको कैपिटल गुड्स बनानी चाहिए। इन्होंने ऑब्जर्व किया यूएसए में, इन्होंने देखा डाटा, इन्होंने देखा कि यूएसए के पास तो कैपिटल ज्यादा है, बट यूएसए क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का, यानी कि कैपिटल ज्यादा होने के बावजूद भी लेबर इंटेंसिव गुड्स वो तो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट क्या कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कर रहा है। इसका बिल्कुल उल्टा हो गया ना, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, तो बिल्कुल इसका क्या हो गया, देखो इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया ये तो। वैसे इसको थ्योरी नहीं कहते हैं, लियोनटॉफ, इसलिए इसको लियोनटॉफ पैराडॉक्स ही कहते हैं, क्योंकि इसी की बात को इन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्राडिक्ट किया था, कॉन्ट्रेरी बताया था कि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा था लियोनटॉफ ने, ऐसा नहीं है, यूएसए जो है कैपिटल इंटेंसिव है लेकिन वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा है। अब देखो इसमें इसका वो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी थी, ए से एब्सोल्यूट, ए से एडम। कंपैरेटिव, कंपैरिजन किसका करेंगे हम, रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड का करेंगे। लास्ट ईयर आपकी कितनी परसेंटेज आई, उससे लास्ट ईयर कितनी परसेंटेज आई। जब नेट का एग्जाम देते हैं, कई बार एक दो बार में क्लियर नहीं होता तो थर्ड अटेम्प्ट है, तो हम देखते हैं पिछले बार हमारे इतने परसेंट थे, अब इतने, अब इतने, यानी कि अगर परसेंटेज इंक्रीज होती है तो हमें उम्मीद होती है कि अब हमारा नेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन किसका करोगे, रिकॉर्ड का, पिछले। फैक्टर, फैक्टर वाला, जो फैक्टर आपके पास क्या है, ज्यादा है, ठीक है, फैक्टर जो ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, वही गुड्स बना के एक्सपोर्ट करेंगे। किसने कहा था, हेक्टर ओलिन ने। एक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, जैसे प्रोडक्ट की स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, ठीक है, डिक्लाइन, ऐसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, ये किसने दी थी, रेमंड वर्नन ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, कहता देखो जो एक कंट्री है, एक कंट्री में कोई प्रोडक्ट है, हो सकता है वो डिक्लाइन स्टेज में हो, ठीक है, डिक्लाइन स्टेज में हो, लेकिन वही प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में हो सकता है वो ग्रोथ स्टेज में हो, तो डिफरेंस हो सकता है ना। जैसे देखो जो जो कंट्रीज डेवलप हैं, जो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाती है। जो लेस डेवलप्ड है उसमें वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आएगी, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके डिक्लाइन भी करने वाले होते हैं, ये यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये किसने दी थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर ने दी थी। इसको क्या कहते हैं, डायमंड मॉडल भी कहते हैं। ये हम, इसका क्वेश्चन है आगे करेंगे, ठीक है। लियोनटॉफ पैराडॉक्स लियोनटॉफ ने दिया था। देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, देखो विच इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो मैंने थ्योरी वहां नहीं करवाई वो क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगी। कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी का, ठीक है। फैक्टर इनपुट, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, नन ऑफ द अबव। तो ये चारों ही क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के पार्ट हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ भी कह लो। नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे ही हैं। चार तो ये हो गए डिटर्मिनेंट्स, ये इसके बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं, मेन डिटर्मिनेंट्स। इसके अलावा दो एडिशनल डिटर्मिनेंट्स भी हैं, एडिशनल है वो
बेसिक ये चार ही हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के क्या है, डिटर्मिनेंट्स है कि कैसे एक कंट्री कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे ले सकती है। अगर आपके पास फैक्टर है उनसे मिल सकता है, डिमांड के मिल सकता है, जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप, ठीक है, उस कंट्री में डिमांड ही बहुत है, ठीक है। सपोर्टिंग इंडस्ट्री, आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है इंडस्ट्री से, स्ट्रेटजी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, राइवलरी कितनी है। दो एडिशनल थे, दो एडिशनल है, चांस और गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट किसी चीज पे बैन लगा दे, ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कुछ किसी की प्रोडक्ट पे बैन लगा दे। चांस का भी होता है, डिपेंड करता है, कहते हैं ना ये बाय चांस हो गया, ठीक है। जिन पे आपका चांस मीन जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, जिन पे आपका क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो होता है चांस, जिस पे कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे जो हैं डिटर्मिनेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी के, जो माइकल पोर्टर ने दी थी। इसका दूसरा नाम क्या है, डायमंड मॉडल। इसका नाम है डायमंड मॉडल। डायमंड मॉडल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कर्व बनता है ना वो ऐसे बनता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, बेसिकली 4 ही पार्ट है ऐसे। तो ये डायमंड की शेप ले लेता है। जैसे ये 4 पार्ट है, एक में फैक्टर इनपुट लिख दिया, ठीक है, एक में डिमांड लिख दिया, और एक में सपोर्टिंग इंडस्ट्री लिख दिया, और एक में लिख दिया ये स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, राइवलरी। तो ऐसे डायमंड की शेप ले लेता है, इसलिए इसको कहते हैं डायमंड मॉडल। ये क्वेश्चन आपके लिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो किसने दी है, वॉज गिवन बाय किसने दी, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, पोर्टर, नन ऑफ द अबव। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इज रिलेटेड विद जीरो सम गेम। कौन सी थ्योरी है इनमें से जो जीरो सम गेम से रिलेटेड है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, मर्केंटलिज्म और नन ऑफ द अबव। आंसर है हमारा मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म थ्योरी ये कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, एक्सपोर्ट करो, ठीक है, एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट कम करो, ठीक है। अब ये कहती है कि अगर एक ने एक्सपोर्ट करा, ठीक है, तो उसके पास क्या आएगा, 10 10 10 यूनिट गोल्ड की लगा लो, 10, ठीक है, 10 यूनिट लगा लो, 10 केजी लगा लो, कुछ भी लगा लो, केजी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम ही लगा लो, चलो, ठीक है, 10 ग्राम लगा लो, 10 ग्राम कम हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, जो मर्जी लगाओ, ग्राम लगाओ या किलोग्राम लगाओ। देखो 10 ग्राम गोल्ड इनके पास आया, ठीक है, तो दूसरी कंट्री के पास क्या होगा, इसके पास तो 10 ग्राम आ गया जिसने एक्सपोर्ट किया, प्लस हो गया, प्लस दूसरी कंट्री के पास 10 ग्राम गोल्ड क्या हो जाएगा, चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ +10 के, ये -10 के, तो क्या हुआ, इफेक्ट जीरो हो गया, ठीक है, इफेक्ट क्या हुआ, ये कट गया ना, तो इफेक्ट क्या हुआ, जीरो हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं जीरो सम गेम। भाई अगर देखो जो मैरिड हैं उनके बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एक को चोट लगी, देखो पेरेंट्स को तो लॉस ही है, किसी को भी देखो, इसको लगे जब भी पेरेंट्स को लॉस, इसको लगे जब भी, उनके लिए तो जीरो सम गेम है, ठीक है, जीरो सम। अगर कोई जीत भी जाता है, एक तो जीता, देखो एक हारा तो एक जीता, तो पेरेंट्स के लिए तो जीरो सम गेम ही है, ठीक है। तो वही यही जीरो सम गेम क्या है, मर्केंटलिज्म थ्योरी है, में बात कही गई है इसकी। नेक्स्ट है हमारा एमआरटीपी एंड कंपटीशन एक्ट। देखो एमआरटीपी की फुल फॉर्म सबसे पहले मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। फिर ये एक्ट कब आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यही इसमें से पूछता यही है यहाँ तक। एक्ट कब आया, 1969 में। कब आया, 1969 में। इफेक्ट में आया 1 जून 1970 से इफेक्ट में आ गया ये। इसमें भी प्रॉब्लम थी जैसे फीरा में थी, तो इसको रिप्लेस करके, वैसे भी एक्ट जो हो जाता है काफी टाइम पुराने हो जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ती है, तो थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट होती रहती है। लेकिन कब बहुत ज्यादा हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, बहुत पुराने हो जाए, ज्यादा अमेंडमेंट करनी पड़ जाए, उसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर नया रिपील ही कर देते हैं और नया बनता है। एक्ट बनने में काफी टाइम लग जाता है। तो एक्ट जो है 1969, इसको रिपील कर दिया, तो इसकी जगह पे क्या आया, कंपटीशन एक्ट आया 2002, ठीक है। इसने रिप्लेस किसको किया, एमआरटीपी को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कंपटीशन एक्ट यही पूछेगा, कंपटीशन एक्ट क्या है 2002, एमआरटीपी क्या है 1969। क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फ्लोइंग, किस रिप्लेस किसको कर दिया इसने, फीमा को। फीमा था 1999, एमआरटीपी 969, कंपनीज 1956, फीरा 1973। तो इसने किसको रिप्लेस किया था, एमआरटीपी 969 को रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा एंसोफ मैट्रिक्स। एंसोफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखो
एनसोप मैट्रिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल। देखो भी ये प्लानिंग का टूल है एक, ठीक है। कैसे टूल है ये प्रोवाइड करेगा एक, ये फ्रेमवर्क सा दे रहा है जो मैनेजर की क्या करता है, हेल्प करता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में ग्रो कर सके उनका बिजनेस, ठीक है। फ्यूचर में देखो हर किसी को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ अपनी है, फ्यूचर में ग्रोथ देखनी है तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। हम भी तो करते हैं, हम एग्जाम्स देते हैं, अपनी फ्यूचर की ग्रोथ देख के तो एग्जाम्स देते हैं। अब एग्जाम देने के लिए हम प्लानिंग भी करते हैं, आज इतना पढ़ना है हमें, आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये भी सारी क्या होती हैं, ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एक एनसोप मैट्रिक एक फ्रेमवर्क है। देखो जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, देखो इसमें न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसके पैरामीटर्स हैं, देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कोई आपका प्रोडक्ट पहले से ही है, जैसे आईफोन लगा लो एप्पल का, ठीक है, जो मॉडल पहले से ही है, ठीक है, पहले से ही मॉडल है जो आईफोन का। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में आया तो उसको कहेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। वही सेम प्रोडक्ट है और सेम ही मार्केट, देखो सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन आ जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट इज नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वही सेम है, हमने पहले हम यूएसए में था, अब हमने नई मार्केट ले ली, अब हमने इंडिया की मार्केट भी ले ली, ठीक है, न्यू मार्केट, तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट डेवलपमेंट। नई मार्केट आ गई ना, नई मार्केट तो मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। फिर देखो यहाँ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट है, ठीक है, अब आईफोन का कोई नया आ गया मॉडल, नया वर्जन आ गया, न्यू मॉडल आ गया आईफोन का, लेकिन मार्केट वही है, यूएसए की मार्केट ही है, तो उसको कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो अब हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, यहाँ पे नया मॉडल आ गया ना, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। अब न्यू प्रोडक्ट, यहाँ मार्केट की डेवलपमेंट थी, नई मार्केट, न्यू मार्केट में गए मार्केट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट में गए, ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन अब देखो न्यू प्रोडक्ट तो है बट मार्केट भी न्यू है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। न्यू प्रोडक्ट है और कोई अब नई मार्केट में चले गए, नया प्रोडक्ट हो गया, वो होता है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा, न्यू प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट क्या होगा, इज डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था, रैगनर फ्रिश ने। रैगनर फ्रिश ने क्या किया था, डिवाइड किया था इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। कब किया था डिवाइड, 1933 में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन से पार्ट थे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जब हम इंडिविजुअल की बात करते, देखो आई, आई ले लो, यहाँ से आई उठाओ, आई का मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं, एक पर्सन, एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की, एक इंडस्ट्री की, एक प्रोड्यूसर की, तो वो होती है हमारी माइक्रो, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, उसके सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो माइक्रो के सारे जो चैप्टर्स याद कर लो, जो चैप्टर्स के नेम थे वो माइक्रो का पार्ट है। मैक्रो, मैक्रो से ए उठाओ, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट, ए मीन्स एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन जो होल की बात करती है, जो सबकी बात करेगी, जो पूरी इकोनॉमी की बात करेगी, हमारे पूरी नेशनल इनकम की बात करेगी, ठीक है। ये डिमांड की बात कर रही है, ये एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड ले रही है, ये एक कंज्यूमर की डिमांड लेगी या एक मार्केट की डिमांड लेगी, ये पूरे के पूरे होल पे फोकस करती है, वो होती है हमारी मैक्रो। एक्चुअल में 2018 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए नहीं थे, तो इसीलिए मैंने भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन लिया नहीं, सिर्फ एक यही लिया है, क्योंकि इस पे डाउट है, हो सकता है, हो सकता ना आए, ठीक है। आगे देखो कुछ बुक्स हैं, द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट फेमस बुक है, ये किसने लिखी है, पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में एमबीओ कंसेप्ट दिया था, इन्होंने एमबीओ कंसेप्ट दिया था 1954 में, एमबीओ कंसेप्ट प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द बुक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, देखो सेम सेम है, मैंने इसलिए ले लिया, कंफ्यूजन हो जाती है, देखो ऑफ मैनेजमेंट सेम है, बट अगर प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस है पीटर, प्रैक्टिस कौन करता है, पीटर करता है, ठीक है। फिलोसफी की बात करें, फिलोसफी फिलोसफी है ओलिवर शेल्डन की, ओलिवर शेल्डन, फिलोसफी है ओलिवर शेल्डन की, कंफ्यूजिंग थी थोड़ा, मैंने इसलिए ले लिया ओलिवर शेल्डन। साइंटिफिक सबको पता ही है, एफडब्ल्यू टेलर है। ऐसे ही एक और है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, वो फ्योल है। एडमिनिस्ट्रेटिव किसकी है, फ्योल, जिसमें उन्होंने क्या दिया था,
14 प्रिंसिपल्स दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं FW टेलर के प्रिंसिपल और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। ये इजी है, मैंने लिए नहीं, ये आपने अपने आप करने हैं, ये बुक नहीं है। मैनेजरियल ग्रिड है लीडरशिप का, ये किसने दिया था? ये ग्रिड दिया था ब्लेक एंड माउंटेन ने। ये ग्रिड था ना ऐसे, इन्होंने बताया था ऐसे। वैसे तो और 5 पार्ट ही लिए मेन थे इसमें, वैसे तो 81 इन्होंने स्टाइल बताए थे लीडरशिप के, 5 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन दिखाया था और यहाँ पे इन्होंने पीपल के लिए कंसर्न दिखाया था। ये मैं करवा चुकी हूँ। हाँ, ये मैराथन 1 में, मैराथन देख लेना एस्टेट कॉमर्स की, उसमें करवा दिया है, वहां से कर लेना एस्टेट कॉमर्स मैराथन। मैं उसको पार्ट 2 दे दूंगी तो वो पार्ट 1 हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो अपने आप बच्चे देख लेंगे फिर। अब देखो BSc और NSc है। सबसे पहले BSc की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSc मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1875 में। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1875 में। ये याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको। 1875 में, थोड़ा बहुत तो नहीं, वैसे बहुत कुछ हो जाता है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन, देखो जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। इंडिया का तो अपने आप ही हो गया, जो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। देखो एशिया में कितनी कंट्री आ जाती हैं, तो सबसे पहले जो खुला था वो खुला था BSc, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो इसका इंडेक्स है उसको क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो होता है सेंसेक्स। इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसेक्स। जो ये सेंसेक्स है, जो इंडेक्स है जो इसका, ये बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस, किसकी, जो एवरेज प्राइस, कितनी कंपनियों का एवरेज प्राइस लिया जाता है इसमें? 30 कंपनी का। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक क्वेश्चन, ये तीनों लाइन से ही क्वेश्चन बने हैं। सेंसेक्स कहते हैं जो ये एवरेज प्राइस बेस होता है 30 कंपनी का, तो 4 क्वेश्चन बन गए। जो इन्वेस्ट करते होंगे शेयर मार्केट में उन्हें ये अच्छे से पता ही होगा। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश कब हुआ? 1992 में। इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? देखो N से नेशनल, N से है नेशनल हमारा, और N से निफ्टी, नेशनल निफ्टी, तो इनको लिंक कर सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले के इंडेक्स को कहते हैं निफ्टी, NSE को वाले को निफ्टी। ये 30 कंपनी का था और ये कितनी एवरेज प्राइस पे बेस्ड है? 50 कंपनीज के एवरेज प्राइस पे बेस्ड होता है। कहते हैं ना सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या सेंसेक्स नीचे जा रहा है, ये ट्रेंड बताएगा ना प्राइस का, न्यूज में सुना भी होगा आपने ये। ठीक है, ये 50 कंपनीज का है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग। क्या है मार्केटिंग? का मतलब क्या होता है? देखो मीटिंग ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन की नीड को पूरा करना। ठीक है, मार्केटिंग की डेफिनेशन है ये। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, बहुत बड़ी है ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है इसकी। मार्केटिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग डिलीवरिंग। देखो वैल्यू डिलीवर करना, किसको? कस्टमर को। मार्केटिंग का मेन मोटिव यही है कि कस्टमर को क्या करना? वैल्यू डिलीवर करना। फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, आजकल भाई कस्टमर रिलेशनशिप पे बहुत फोकस हुआ जा रहा है। आजकल कस्टमर रिलेशनशिप पे काफी फोकस हो रहा है। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप पे काफी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बिजनेस जब भी ग्रो करेगा जब आप कस्टमर पे फोकस करोगे, साथ में रिलेशनशिप पे अच्छे मेंटेन करोगे उनके साथ। तो हमारे मार्केटिंग जो है ये है हु मार्केट्स। मार्केट कौन करेगा? मार्केटिंग कौन करेगा? अभी मार्केटर करेगा, एक मार्केटर करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है? एक रिस्पॉन्स चाहता है अपने कस्टमर से, अटेंशन चाहता है अपने कस्टमर की। जैसे ऐड आती है, ऐड क्या कर रही है? हमारी अटेंशन ड्रॉ करती है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? चीज पसंद आ जाए तो परचेज। जैसे बच्चे लगा लो कि बच्चों का ये काफी वो होता है, उन्होंने कोई भी ऐड देख ली ना, हमें वो चीज चाहिए, जैसे ही उनसे रिलेटेड ऐड आ जाए तो उसी टाइम डिमांड करते हैं वो। ठीक है, उसी टाइम डिमांड करते हैं। तो मार्केट जो है वो क्या करेगा? वो डिमांड को क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है। मार्केटर का काम ही क्या है? डिमांड को स्टिम्युलेट मीन्स इंक्रीज करना, बढ़ाना। किसके लिए? अपने प्रोडक्ट के लिए। देखो ये डिमांड्स हैं, नेगेटिव डिमांड, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, इरेगुलर और अनहोलसम डिमांड। देखो नेगेटिव डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। देखो हॉस्पिटल जाना कोई भी पसंद नहीं करता, कोई सभी कोई भी पर्सन हो, देखना कोई भी नहीं कहेगा मुझे जाना है, हर कोई क्या करता है? डिसलाइक करेगा हॉस्पिटल जाना। तो कई बार क्या होता है, हम अपना हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं, भाई कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बॉडी है अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता, तो अवॉइड करने के लिए हम पे कर देते हैं अपना हेल्थ चेकअप। जैसे आजकल कोरोना ने तो वैसे ही लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बना दिया है। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग आजकल, आयुर्वेदिक की तरफ काफी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। ठीक है, नेचुरल जैसे
फास्ट फूड वगैरह काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड क्या होती है, तो मार्केटर क्या करेगा, ऐड ऐसे ऐड दिखाएगा कि आपको डरा देता है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वाले होते हैं, वो डरा देते हैं ना, लाइफ के साथ भी लाइफ के बाद भी अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा, ठीक है, वो डरा देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इंसान LIC करवाने की सोच लेता है। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर में बी अनअवेयर ऑफ और अनइंटरेस्टेड द प्रोडक्ट। या तो कंज्यूमर अनअवेयर है या अनइंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कोई चीज मार्केट में है, आपको पता ही नहीं है वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, या आप पता है तो आप उसको लेना भी नहीं चाहते। जैसे काफी सारी चीजें मार्केट में होती है, हम हर चीज तो अपने घर नहीं लेके आते ना, उस चीज के बारे में हमें पता नहीं है, अब पता है तो हम उसको हम नहीं लेना चाहते, तो उसकी डिमांड हो जाएगी नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। जैसे भी यूट्यूब चैनल, कितने सारे चैनल हैं, क्या आप हर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं कर रखा, ठीक है, क्यों, बायो का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करोगे, कॉमर्स वाले नहीं करेंगे क्योंकि उनका कोई अनइंटरेस्टेड है, वो उसमें उनका कोई लिंक ही नहीं है। अब कुछ कॉमर्स के भी ऐसे चैनल हो सकते हैं, आपको हो सकता है पता ही ना हो सकता है आप मेरा चैनल भी आज पहली बार देख रहे हो, अनअवेयर हो, ठीक है। मैराथन डाल दी मैंने, तो हो सकता है ये सर्च में आपने देख लिया मैराथन, क्योंकि आपने इसका एग्जाम दिया है, तो आप फर्स्ट टाइम भी आ सकते हो इस चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना भाई, क्या कर देना, सब्सक्राइब। तो देखो नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड थी यहाँ पे, और मैं उसको डिमांड में कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरी डिमांड होगी ना, देखो बढ़ गई ना मेरी डिमांड, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारी नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। एग्जाम्पल का एग्जाम्पल, पब्लिसिटी की पब्लिसिटी। चलो नेक्स्ट देखो, इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड क्या होती है, देखो नाम ही बता रहा है, इरेगुलर है, जो कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हम मोस्टली आपने देखा होगा, लोग जब उनके बच्चे होते हैं तो वो जून की छुट्टियों में ही जाते हैं, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तब देखना। तो क्या, जब सीजन होता है अगर कहीं भी जाने का, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो सीजन है, ठीक है, जैसे गोवा जाते हैं, विंटर्स में ज़्यादा जाते हैं, जैसे दिसंबर जनवरी, वहाँ कार्निवल्स लगता है दिसंबर में जनवरी में, तो वहाँ सीजन होता है। जब सीजन होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, होटल्स के जो होटल होते हैं, जो उनके रूम्स वगैरह होते हैं, वो रेंट इंक्रीज कर देते हैं, हर चीज़ कॉस्टली हो जाती है। जैसे ही उनका ऑफ सीजन होता है तो वो सस्ती कर देते हैं, ताकि डिमांड उनकी बनी रहे, ठीक है। सीजन में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ऑफ सीजन में सस्ती हो जाती हैं। अनहोल, जैसे मूवी की टिकट है, वीकेंड पे, अब तो खैर मूवीज खैर बंद हो रही है, अब तो सिनेमा, तो देखा वीकेंड पे आपको देखना महंगी हो जाएगी, वीकडेज में सस्ती हो जाती हैं। अनहोलसम डिमांड क्या होती है, देखो इस चीज की अनहोलसम डिमांड जो है, इसमें क्या आती है, जो अनडिजायरेबल है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनडिजायरेबल है। जैसे भाई वाइन है, ठीक है, सिगरेट है, ठीक है, ये पीनी थोड़ा चाहिए, नुकसान ही करती है बॉडी के लिए ये, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, सबको पता है ये नुकसान करती हैं, बट वही है, लत की बात है, हैबिट पड़ गई है। अनहोलसम डिमांड मीन्स अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट देखो, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्शन करते जाओ, इसको नाम से याद करना। प्रोडक्शन मीन्स ये कहेगा, प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, प्रोडक्शन करते जाओ, मास प्रोडक्शन करो, मास डिस्ट्रीब्यूशन करो, जिससे क्या होगा, आप बड़ी क्वांटिटी में बनाओगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स मिल जाएंगी ना लार्ज स्केल पे, तो चीज सस्ती पड़ेगी, सस्ते प्राइस में दोगे, और हर जगह चीज होगी, मास प्रोडक्शन होगा, कंज्यूमर अपने आप ही लेगा। चलो उसको उससे करेंगे। प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, होलिस्टिक, इनको एक एक करके ऐसे देखते हैं हम, एक एक करके। एक सेकेंड, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट यही बता देती हूँ, नहीं लिखा मैंने, इसके बारे में लिखा नहीं है। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है कि आप क्या करो, मास प्रोडक्शन करो, भाई ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ, ज्यादा क्वांटिटी में चीज बनाओगे तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में लाओगे, सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो आप लो प्राइस पे दोगे, अब लो प्राइस पे चीज मिलेगी लोगों को, और मास प्रोडक्शन हर जगह चीज मिलेगी, तो लोग अपने आप उसको बाय करेंगे। ये किसका कहना था, प्रोडक्शन कंसेप्ट का। फिर दूसरी कंसेप्ट का ही प्रोडक्ट हो गया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आपको चीज हर जगह मिल रही है, लो प्राइस पे मिल रही है, तो आप क्या क्वालिटी चेक नहीं करोगे, ठीक है। इसने क्वालिटी पे फोकस किया। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहती है, ये कहती है कि कंज्यूमर किसको प्रेफर करता है, क्वालिटी को प्रेफर करता है। जैसे अगर क्वालिटी को नहीं प्रेफर करते लोग, तो एप्पल का फोन तो लेते ही नहीं, इसकी क्वालिटी के कारण ही ये बिक रहा है, क्वालिटी है इसकी।
प्रोडक्ट एक्सीलेंस, प्रोडक्ट को एक्सीलेंट बनाओ, अपने अच्छा डिजाइन बनाओ, जैसे गाड़ी के मॉडल होते हैं, ठीक है, कई मॉडल इतने अच्छे डिजाइनिंग होती है, लोग डिजाइन से खुश होकर प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनोवेटिव फीचर, नई नई फीचर, जैसे गाड़ी में काफी नई नई फीचर्स आती रहती हैं, कार का एग्जांपल में। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है। जब भी क्वालिटी की, अगर फोन की क्वालिटी की बात आई तो एप्पल ही आता है सबके माइंड में। नेक्स्ट है हमारी सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहती है, सेलिंग कंसेप्ट ये कहती है कि हमें अग्रेसिव सेलिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अग्रेसिव सेलिंग करनी चाहिए। अग्रेसिव सेलिंग कैसे होगी भाई, एड वगैरह दो, एडवर्टाइजमेंट खूब दो, जिससे क्या होगा, लोग अपने आप, लोगों को अवेयर हो जाएंगे, लोग अपने आप लेंगे, ठीक है। अपनी प्रमोशन करनी है, यानी कि ये प्रमोशन पे फोकस करती है। आप पर्सन भी अपने सेल्स पर्सन लगा सकते हो सेलिंग पे ज़्यादा, ठीक है, ताकि बेचने का मोटिव है इसका। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहती है, मार्केटिंग कंसेप्ट कहती है, ये एमर्ज हुआ था 1950 में, एमर्ज हुआ था, कस्टमर को ही फोकस करती है। मार्केटिंग किसको कहती है, ये कस्टमर सेंटर्ड है, कस्टमर की नीड्स को देखो, ठीक है, कस्टमर की नीड्स को देखो और उसी अकॉर्डिंग क्या करो, प्रोडक्ट बनाओ जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, कस्टमर को अच्छी वैल्यू डिलीवर करो। यानी कि पूरा का पूरा ये किसके घूमती है, ये कंज्यूमर के या कस्टमर के, इसीलिए कहा जाता है कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। नेक्स्ट है हमारी होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक देखो, होलिस्टिक है ना, देखो होल बन गया ये, ठीक है। होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट क्या है, ये इसके कंपोनेंट है होलिस्टिक मार्केटिंग के, इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। इंटीग्रेटिंग है रिलेशनशिप, इंटरनल इंटीग्रेटेड रिलेशन, देखो इंटरनल और इंटीग्रेटेड दो हैं, दो आई से हैं, और एक परफॉर्मेंस हो गया और एक हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप। ये देखो इंटरनल मार्केटिंग क्या कहती है, इंटरनल सिस्टम, बिजनेस के इंटरनल सिस्टम पे फोकस कर रही है, कैसे एम्प्लॉइज को हायर करोगे, उनको ट्रेनिंग कैसे दोगे, उनको मोटिवेट कैसे करोगे। रिलेशनशिप क्या कहती है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, यानी कि डीलर के साथ, शेयर होल्डर, सप्लायर, सभी के साथ क्या करो, अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखो। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ये कहती है जो आपके मार्केटिंग, जो भी एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है उनको इकट्ठा करो, जो प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम है उनको इकट्ठा करो, हर चीज को असेंबल करके चलो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही बिजनेस की, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, पहला मेरा शेयर 10% था, ठीक है, अब मेरा शेयर मार्केट में कितना हो गया, 60%, भाई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है मेरी तो फिर, ठीक है, मेरी कंपनी की। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर आपके सेटिस्फाइड है, देखो आप ये प्रोडक्ट क्वालिटी आप अच्छी दे रहे हो, कि अगर अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये किस चीज पे फोकस करती है, ये कहती है एवरीथिंग मैटर्स, इसमें एवरीथिंग मैटर्स, हर चीज मैटर करती है, हर चीज, इंटरनल भी, रिलेशनशिप भी, इंटीग्रेटेड भी, परफॉर्मेंस भी, हर चीज, एवरीथिंग मैटर करता है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देखिए, which concept of marketing is based on the assumption that superior products sell themselves, जो अच्छा प्रोडक्ट है अपने आप ही बिकता है, ये किसने कहा, कौन सी कंसेप्ट है, करवा चुकी हूँ, प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहती है, सुपीरियर क्वालिटी दे दो। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग, का क्या कंपोनेंट नहीं है, हमने ऊपर किए दो आई के थे, एक पी से परफॉर्मेंस था, आर से रिलेशन था, आई से इंटरनल था और आई से इंटीग्रेटेड। इसको याद कर लो, रिप्पी, रिप्पी, रिप्पी के नाम से याद कर लो, रिप्पी, रिप्पी कोई लड़की का नाम है, होलिस्टिक, होलिस्टिक रिप्पी, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है भाई, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है, बाकी तीनों है। देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको आते होंगे। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जेएम केल्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुका पिसियोली। 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मनी मार्केट, आरबीआई। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी। गर्मी बहुत है भाई, इसलिए पानी पीना पड़ रहा है बार बार। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, देखो इंश्योरेंस के लिए क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बनाई गई है, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस है ईडा, इसको क्या कहते हैं, ईडा, इंश्योरेंस के लिए। सीएपीएम किसने दिया था मॉडल, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, विलियम एफ शार्पे ने कब दिया, 1960 में। कोर कॉम्पिटेंसी कंसेप्ट किसने दिया,
कोर कंपिटेंसी कंसेप्ट किसने दिया? देखो सी से कोर, सी से सी के प्रहलाद। किसने दिया कोर कंपिटेंसी? सी के प्रहलाद, याद कर लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्फ्लिक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? देखो कन्फ्लिक्ट का मतलब है इट रेफर्स टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखो कई बार हमारे घर पे भी ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे ओपिनियन नहीं मैच करते, ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप कंपनी या कोई भी जॉब जॉब पे होते हो तो आपको ऐसा जो कर भी रहे होंगे उन्होंने देखा भी होगा कि कन्फ्लिक्ट होता है, ओपिनियन मैच नहीं करते, आपका बॉस कुछ और कह रहा है, आपके कलीग्स कुछ और कह रहे हैं। तो जब भी 2 और 3 पर्सन होते हैं तो कन्फ्लिक्ट तो नेचुरली है, हो ही जाता है, ठीक है। ओपिनियन मैच नहीं करते, आपके कोई आइडिया मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है कहीं पे, उसको कन्फ्लिक्ट का नाम दिया गया है। देखो कन्फ्लिक्ट कितने टाइप्स का होता है, ये है इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये एग्जिस्ट करता है विद इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर ही। देखो जैसे आप कंफ्यूज हो, DSSB की तैयारी करो, ठीक है, या अपने स्टेट की तैयारी करो और आपको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है तो देखो कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। माइंड में कंफ्यूजन है कि स्टेट के एग्जाम की, अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी करें या DSSB की तैयारी करें, ठीक है, तो किसी भी दो चीजों को लेके कंफ्यूज हो, आपका गोल नहीं क्लियर है, तो वो इंट्रा कन्फ्लिक्ट, इंट्रा मीन्स विद इन इंडिविजुअल, ये पर्सन के अंदर ही चलता है। उसके बाद इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या हो जाएगा? जो बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन, भाई आपके रिलेटिव्स में कोई एक ऐसा बंदा है जो आप जिसको आप पसंद ही नहीं करते हो, ठीक है, उससे आपके आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, तो वो हो गया इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपके आपके कलीग के साथ, ठीक है, आपका कोई टीम वाला है, आपके टीममेट के साथ हमेशा कुछ ना किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स कंफ्लिक्ट होते ही रहते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट हो गया वो। इंट्रा ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर, जैसे एक ग्रुप है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ग्रुप के टीम है प्रोडक्शन टीम, इसी के ही अंदर कंफ्लिक्ट है आपस में लोगों में, ठीक है, प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स में आपस में ही कंफ्लिक्ट है, तो हो गया इंट्रा ग्रुप, एक ग्रुप में। इंटर ग्रुप मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन टू ग्रुप्स, एक प्रोडक्शन वाले हैं और एक सेल वाले हैं, एक प्रोडक्शन वाले और एक सेल्स वाले, इन दोनों ग्रुप के बीच में है कंफ्लिक्ट, तो हो गया इंटर ग्रुप। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कंफ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंफ्लिक्ट चल रहा है। इंटर ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपस में किसी बात को लेके कंफ्लिक्ट चल रहा है, कोई स्ट्रक्चर को लेके, कोई पॉलिसी को लेके, ठीक है, किस हायरार्की को लेके, जो ऑर्गेनाइजेशन कंफ्लिक्ट है वो किसी स्ट्रक्चर को लेके, किसी पॉलिसी से, स्ट्रक्चर से, हायरार्की से, लाइन स्टाफ से लेके, ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टेजेस ऑफ कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट की स्टेजेस क्या क्या हैं? देखो सबसे पहले होता है लेटेंट कंफ्लिक्ट, लेटेंट मीन छिपा हुआ, ठीक है, फिर परसीव्ड, ये सीक्वेंस में चलेगा भाई, पहले लेटेंट, फिर परसीव्ड, फिर फेल्ट, फिर मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट हो जाएगा, फिर कंफ्लिक्ट को सोल्व करोगे यहाँ पे, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 5 पे सोल्व करोगे, 6 पे कंफ्लिक्ट आफ्टर मैथ मीन्स इफेक्ट, उसके कंसिक्वेंसेस, और उसके बाद वापस से स्टार्ट हो सकती है प्रोसेस, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, देखते हैं। देखो लेटेंट कंफ्लिक्ट क्या होता है? ये वो कंफ्लिक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ओनली सीड, सिर्फ बीज है, ठीक है, सिर्फ बीज है यहाँ पे, ठीक है, अभी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होता, ये छुपा हुआ इसलिए कहते हैं, बीज अभी है इसका। इट इज लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में है कंफ्लिक्ट, ठीक है, किसी को नहीं दिखेगा, डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द बिहेवियर, उसके इंसान के बिहेवियर से पता भी नहीं चलेगा इसको कंफ्लिक्ट को। उसके बाद है परसीव्ड कंफ्लिक्ट। परसीव्ड कंफ्लिक्ट क्या होता है? देखो परसीव, अब ये वो स्टेज होती है जब इनर, पहले तो सबकॉन्शियस में था, अब आउट ऑफ इनर पार्ट ऑफ माइंड, माइंड में है अभी भी, ठीक है, इनर पार्ट के माइंड में है अभी भी कंफ्लिक्ट, इनर पार्ट के माइंड में है, धीरे धीरे ये अब ब्लूसमिंग मीन्स फूल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बिल्कुल स्टॉप प्रोसेस होगी इसकी। फेल्ट, अब देखो इसको एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, देखो ठीक है, दो दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में अभी माइंड में कुछ चल रहा है, ठीक है, माइंड में है अभी, उसके बाद क्या हुआ, एट दिस स्टेज परसीव्ड कंफ्लिक्ट स्टार्ट्स अपीयरिंग, अब दिखने लग गया, दो दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे भैया, एक साथ डेली एक ही बेंच पे बैठा करते थे, ठीक है, डेली क्या करते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, फेल्ट में अलग अलग बेंच पे बैठ गए, ठीक है, अब अलग अलग बेंच पे बैठ गए, तो उनके फ्रेंड्स को पता लग गया भाई ये अलग अलग क्यों बैठे हैं, क्या बात, आज इनकी लड़ाई हुई है क्या,
ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, तो जो पार्क में वॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो रोड इकट्ठे जाते हैं, अब अपोजिट जा रहे हैं, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, या अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, तो जो लोग डेली देखते हैं वो कहेंगे क्या बात आज इनकी लड़ाई हुई है क्या, ठीक है। तो ऐसे ही है, अलग अलग बैठे हैं तो लोग सोचेंगे क्या बात आज इनकी लड़ाई हो रखी है। अपीयरिंग, लोगों को शक हो जाता है। मैनिफेस्ट, अब क्या हुआ, कंफ्लिक्ट इज एट इट्स प्राइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, खतरनाक स्टेज है, इस पे चरम सीमा पे, जिसे हिंदी में कहते हैं चरम सीमा पे होता है कंफ्लिक्ट। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से, दोस्त ने लड़ना शुरू कर दिया, आजा भाई देखता हूं मैं तुझे, वो कहता है आजा भाई मैं भी तुझे देखता हूँ, ठीक है, तेरी इतनी हिम्मत, वो कहेगा तेरी इतनी हिम्मत, चलो भाई होगी लड़ाई, ठीक है। ये पार्टी कंफ्लिक्ट्स आर फुली प्रिपेयर टू फेस ईच अदर, दोनों एक दूसरे का सामना करने को तैयार हैं आप, ठीक है। और सभी को भी पता चल जाता है रोंग बिटवीन द टू, भाई इन दोनों के बीच में तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर बिजनेस की बात कर सकते हो तो बिजनेस का अगर एग्जाम्पल लेना चाहो, देखो बिजनेस के पास यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा कम होते हैं रिसोर्सेज, और जबकि उन रिसोर्सेज की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है रिसोर्सेज की, ठीक है। तो अब एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दोनों को क्या चाहिए, पर्सन रिसोर्सेज चाहिए, दोनों को पैसा चाहिए, इन्होंने क्या करने हैं, इसने भी अपने पर्सन अपॉइंट करने हैं, इसने भी करने हैं। तो फेल्ट में अब मीटिंग हुई, मीटिंग में इसने बताया, मार्केटिंग वाले ने, प्रोडक्शन वाले ने, कि मुझे 100% चाहिए, इसने भी कहा मुझे 80 या मुझे भी 100% चाहिए, तो ठीक है बताया। मैनिफेस्ट में क्या है, वो कहेगा नहीं मुझे चाहिए, अगर मैंने नहीं, मार्केटिंग वाला कहेगा मैंने नहीं पर्सन आपने मेरे को दिए तो मेरा सारा काम ठप हो जाएगा, मैं कैसे सेल करूंगा। प्रोडक्शन वाला कहता है ठीक है तू सेल तो बाद में करेगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों के आपस में क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं इस बात को लेके। तो अब इनके कंफ्लिक्ट को रिजोल्यूशन मीन्स सोल्व करना, सॉल्यूशन देखो, री को हटा दो, सॉल्यूशन बन गया ना, सोल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। दो दोस्तों को बिठाएंगे, कोलोबरेटिंग मीन्स उनको कहेंगे भी दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करा करो, क्यों झगड़ रहे हो, दोनों प्रोडक्शन और मार्केटिंग वाले को कहेंगे कोऑपरेट करो, क्यों झगड़ रहे हो। या हो सकता है हम ये भी कह सकते हैं कि अवॉइड कर दो, झगड़े में कुछ नहीं रखा भाई, प्यार से काम लो, अवॉइडेंस भी हो सकती है। कंपीटिंग, या दोनों को कह सकते हैं दोनों लड़ो भाई, देखते हैं कौन जीतता है, तुम अपने पॉइंट्स बताओ, तुम अपने पॉइंट्स बताओ, तुम अपनी स्ट्रेंथ बताओ, तुम अपनी वीकनेस बताओ, जो जीता तो उसकी बात मानी जा सकती है। या कहेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लो भैया, 50 बंदे तू रख ले, 50 बंदे तू रख ले, छोड़ो झगड़ा, झगड़े का कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलना झगड़े से, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, कंफ्लिक्ट को रिजोल्व कर दिया। उसके बाद आफ्टर मैथ मीन इसके कंसिक्वेंसेस, इफेक्ट क्या होंगे इसके, देखो अब हो सकता है दोनों डिपार्टमेंट मान जाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है दोनों कट्टर दुश्मन, जैसे पड़ोसी एग्जांपल ले लो, कोई जैसे पड़ोसी होते हैं ना, कभी पड़ोसी के अपने आसपास देखा होगा दो पड़ोसियों को झगड़ते हुए, ठीक है, कभी ना कभी देखा होगा झगड़ते हुए। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं दोनों पड़ोसियों की, या तो वो आज के बाद, ठीक है, एक दो दिन नहीं बोलेंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है, बोलना स्टार्ट कर देंगे, फ्रेंड बन जाएंगे, या क्या हो जाएगी, कट्टर दुश्मनी हो जाएगी भाई, बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। दो ही सिचुएशन, या तो पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आगे तो ठीक, नेगेटिव आगे तो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। भाई देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो आपकी प्लीज चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना, और जो नए हैं वो सभी कर देना, नए पुराने वालों ने तो कर ही रखा है, ये नए वालों से ही अपील है, ठीक है। जो न्यू फ्रेंड न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, और चैनल पसंद आया, न्यू है चाहे ओल्ड है भाई, लाइक जरूर करना, इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन से ही मन करता है वीडियो बनाने का, ये बहुत जरूरी है, मोटिवेशन पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसलिए तो मैं आपको बीच बीच में से मोटिवेट करती रहती हूँ कि ताकि आप बोर नहीं हो और दूसरा आपका मन बना रहे। देखो क्वेश्चन है एक, द सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडिया इज, देखो सिस्टमैटिक आप सर्च कर रहे हो, न्यू सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडिया, कि नए प्रोडक्ट आइडिया के लिए आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे, आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट जनरेशन। देखो ये देखिए, जो ये कंसेप्ट है ना, जो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। आपको डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, किसी बुक में क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद ये 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ये 4 2 ऊपर के और 4 ये 6 पॉइंट है। जो मैंने ये लिया है फ्लिप कोटलर से लिया है मैंने ये, ठीक है, ये फ्लिप कोटलर का है, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ठीक है, ये फ्लिप कोटलर का है,
देखो सबसे पहले क्या होता है, आइडिया जनरेट होता है। सबसे पहले आइडिया जनरेट, सपोज मुझे कोई बिजनेस करना है तो मेरे माइंड में क्या आएंगे, काफी आइडिया आएंगे, किस चीज का प्रोडक्शन करूं मैं, क्या चीज बनाऊं मैं। फिर जो डिफरेंट आइडिया, ठीक है, वो आइडिया जो है वो आपको कहाँ से आ सकते हैं, आपको सेल्स पर्सन से आ सकते हैं। आपको सेल्स पर्सन ने बताया इस चीज की मार्केट में बहुत डिमांड है, आपको कस्टमर से आ सकते हैं, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट के माइंड में कोई आइडिया आ सकता है, किसी आइडिया कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो वो जो आइडिया आया, ठीक है, वो जरूरी नहीं है सभी आइडियाज हमारे लिए गुड हो बिजनेस के लिए। तो उन आइडियाज में से हम क्या करेंगे, जो गुड आइडिया होंगे, स्क्रीनिंग मीन्स छांटना, उनको छांटेंगे, जो अच्छा आइडिया है उनको छांटेंगे। फिर मैंने यहाँ पे कोई एक अच्छा आइडिया छांट लिया, तो फिर उसके बाद आएगा कंसेप्ट डेवलपमेंट। फिर जो मैंने कंसेप्ट मीन्स जो मेरा आइडिया था, मैं देखूंगी, जैसे मेरे माइंड में आया मुझे कार का ऐसा मॉडल बनाना है, फिर मैं देखूंगी कि कार का ऐसा मॉडल पॉसिबल भी है या नहीं है, कंसेप्ट की डेवलपमेंट भी है या नहीं है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर मैं उससे रिलेटेड क्या बनाऊंगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैसे मेरा प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, सारी चीज मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लूंगी मैं। उसके बाद होगा बिजनेस एनालिसिस, कितनी मेरी कॉस्ट आएगी, उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, ठीक है, पूरी जो मेरा मेरा फाइनेंस कितना यूज होगा बिजनेस में, मेरा उतना बजट भी होना चाहिए। तो हर चीज का एनालाइज करेंगे। फिर प्रोडक्ट को, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, अभी तक बना नहीं था, अभी तक ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। अब यहाँ प्रैक्टिकली में क्या है, मान लो मैंने कोई कार का मॉडल सोचा था, वैसी कार मैंने क्या कर दी, वैसी कार मैंने बना दी ऐसी, ठीक है, कोई नई डिजाइन की कार बना दी मैंने। फिर टेस्ट मार्केटिंग, उसको पूरी मार्केट में लॉन्च करने की बजाय मैंने क्या किया, उसको कुछ या एक मार्केट के किसी एक पार्ट में लॉन्च करा, कहीं एक मार्केट में लॉन्च कर दिया, और फिर क्या किया, कंज्यूमर के व्यू जान लिए, ठीक है, सभी ने ओके करा, तो मैंने कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर दिया, लॉन्च। मार्केट में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, पहले आइडिया को जनरेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में था हम आइडिया वो कर रहे हैं, जनरेशन आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। द सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट, आइडिया, आइडिया कर रहे हो ना आप, सर्च कर रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा, आइडिया जनरेशन। फिर आइडिया स्क्रीनिंग मीन्स आइडिया को छांटोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट्स इन एन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर कंट्री। देखो एक को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई हो गया। एक को अगर +1 मिला तो दूसरे को -1, ठीक है, तो इफेक्ट क्या हो गया, 0। तो ये जीरो सम गेम है, ये ऊपर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्किल ऑफ मैनेजर, ठीक है। एक मैनेजर में कौन कौन सी स्किल्स होती है, किस लेवल पे स्किल्स होती है मैनेजर की, ठीक है, किस लेवल्स पे स्किल्स होती हैं। देखो सबसे पहले ये मैनेजमेंट की जो स्किल्स थी, ये किसने दी थी मैनेजमेंट की स्किल्स, ये दी थी रॉबर्ट कार्ट ने। रॉबर्ट कार्ट ने ये 3 स्किल्स दी थी रॉबर्ट कार्ट ने, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। कंसेप्चुअल का मतलब होता है आइडिया, भाई माइंड में आइडिया आए जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, एक ही माने, होल माने। देखो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक ही माने, तो ये स्किल्स किस में होंगी, टॉप लेवल्स में। देखो ये डायग्राम है, टॉप लेवल, ये कंसेप्चुअल स्किल सबसे ज्यादा किस में होती है, टॉप लेवल में, क्योंकि उनके माइंड में आइडिया आने बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ के साथ वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मान के चलते हैं, एक लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ये पार्ट ज्यादा है ब्लू वाला टॉप मैनेजमेंट में। फिर है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स क्या होती हैं, आर द इंटरपर्सनल स्किल्स मैनेजर यूज टू अकम्प्लिश गोल थ्रू द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके गोल्स को अचीव करना। देखो ह्यूमन स्किल्स सभी को नीडेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि सभी ह्यूमन ही तो हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारे के सारे, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल मैनेजमेंट है, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, सारे के सारे ह्यूमन है, तो ये सभी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फिर है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं, specialized area of knowledge and expertise and the ability to apply that knowledge। नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए, और स्किल्स को अप्लाई भी करना आना चाहिए, ठीक है, वो होती है हमारी टेक्निकल स्किल। जैसे किसी मशीन को चलाना है, ठीक है, उस मशीन को चलाना, उसे प्रोडक्शन करना, ये सारा नीचे वाले डिपार्टमेंट मैनेजर्स हो जाते हैं, ये सुपरवाइजरी मैनेजर
इनका काम है, ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है, क्लोज रिलेशन होता है वर्कर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स काम करते हैं तो ये सारी नॉलेज किसको होती है, टेक्निकल स्किल्स की सुपरवाइजरी मैनेजर को, या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कहते हैं, या लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। देखो जो टॉप लेवल है उनके लिए कंसेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देखो ये भी चाहिए बट सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल चाहिए, ठीक है। जो टेक्निकल स्किल्स है वो ज़्यादा किसको चाहिए, ये पोर्शन ज़्यादा है, देखो वो लोअर लेवल को टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है, कंसेप्चुअल उनको चाहिए है, वो भी चाहिए बट वो कम है, देखो रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट स्किल्स थी 3, कंसेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल। देखो क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज, स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टाइज अप्लाई करने की एबिलिटी किस में होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, टेक्निकल, ये स्किल्स कौन सी है, टेक्निकल स्किल, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सी स्किल्स का पार्ट नहीं है, रॉबर्ट कार्ट ने जो स्किल्स बताई उसका कौन सा पार्ट नहीं है, एक कंसेप्चुअल दे देगा, एक ह्यूमन दे देगा, एक टेक्निकल, एक कोई और दे देगा और पूछेगा कि कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हमारा, पर्सनैलिटी का मॉडल है एक, ये पर्सनैलिटी का मॉडल है एक, ठीक है, पर्सनैलिटी का मॉडल है एक, पर्सनैलिटी मॉडल। देखो द 5 फैक्टर मॉडल ब्रेक्स डाउन पर्सनैलिटी इनटू 5 कंपोनेंट, कहता है कि जो 5 फैक्टर मॉडल है ये, इसको 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी का 5 फैक्टर मॉडल है ये, 5 फैक्टर मॉडल, 5 फैक्टर मॉडल है। इसका दूसरा नाम क्या है, ओशन मॉडल भी कहते हैं इसको, ओशन मॉडल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसने क्या किया, जो पर्सनैलिटी होती है उसको क्या किया, 5 कंपोनेंट्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 कंपोनेंट्स में इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया पर्सनैलिटी को। देखो 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक सेकंड, देखो ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूट्रोसिज्म है, ठीक है। इसमें क्या है, ओपननेस में, ओपननेस मीन देखो प्रेफर रूटीन, क्या वो रूटीन के काम को प्रेफर दे रहा है या कुछ नया कर रहा है, प्रैक्टिकल कैसे कितना कर रहा है, वो इमेजिनेटिव है या नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि एक पर्सन कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, कई बार हम कहते हैं एक अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं, वो तो एक्सट्रोवर्ट है, वो तो बहुत बातूनी है, बहुत बोलता है, एक्सट्रोवर्ट मीन्स बातूनी, जो बहुत बातें करता है, तो हम ये लाइफ में यूज करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किस चीज को शो करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को, ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना वो शाई है, वो बहुत शर्मीला है, वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बहुत कम बोलते हैं, कुछ बहुत केयर करते हैं। तो उन्होंने ये सारे किस में लिए थे, पर्सनैलिटी के टाइप्स, वो फैक्टर बताए थे। कॉन्शियसनेस में क्या आएगा, डिसऑर्गेनाइज, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, डिसिप्लिन में रहता है नहीं रहता, केयरफुल, काम को केयरलेसली करता है या केयरफुली करता है, एक्स्ट्रावर्जन, रिजर्व है, थॉटफुल है, ठीक है, अगर थॉटफुल पर्सन होगा तो अच्छे आइडिया लाएगा, सोशेबल है, लोगों से, जो सेल्स पर्सन है अगर वो सोशलेबल होगा, सोशेबल, ठीक है, लोगों से मिलेगा जुलेगा, तो सेल्स पर्सन के लिए ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको फायदा हो जाएगा। एग्रीएबलनेस है, सस्पिशियस, हर बात में शक करता रहता है, कोऑपरेटिव है, अनकोऑपरेटिव है, ट्रस्ट करता है या नहीं करता दूसरों पे, ठीक है, अनकोऑपरेटिव, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, उसका काम है या नहीं है, कॉन्फिडेंट कितना है, एंग्जियस, चिंता, हर बात पे टेंशन लेता रहता है, चिंता कितनी करता है, पैसिमिस्ट है, हर चीज में कुछ ना कुछ उदासी देखता है, या ऑप्टिमिस्ट है, पैसिमिस्ट मीन निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, पर्सनैलिटी को बताती हैं। तो पर्सनैलिटी का ये मॉडल है, 5 फैक्टर मॉडल है, ठीक है। 5 फैक्टर में ये पूछेगा कौन सा फैक्टर है और कौन सा फैक्टर नहीं है, तो आपको ये 5 फैक्टर के नेम लर्न करने हैं, कौन सा है और कौन सा नहीं है, इतना ही क्वेश्चन में पूछेगा। और इसका दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन मॉडल है, ओ का मतलब क्या है, सी का क्या है, ई का क्या है, ए का और एन का, बस इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग 5 फैक्टर मॉडल, कौन सा 5 फैक्टर मॉडल का कौन सा पार्ट नहीं है, देखो इसका आंसर आप मेरे को बताना, ठीक है। ये हमने सारे कर लिए, ठीक है। देखो एक्स्ट्रावर्जन है, ऊपर हमने किया, देखो एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीएबलनेस भी है, ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं है, ठीक है,
सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं है। इन दोनों में से, चलो इन दोनों में से आंसर आएगा, आप मुझे बताना, ठीक है, क्या आंसर है। मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये भी पर्सनैलिटी का एक है, टेस्ट है पर्सनैलिटी का, मॉडल कह लो पर्सनैलिटी का, या मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर जिसको कहते हैं MBTI। MBTI क्या है? ये मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग चेंज, मैंने बता ही दिया, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप। ये भी क्या है? एक पर्सनैलिटी का टाइप है। ये क्या है देखिए, देखो मेयर्स और ब्रिग्स थे जो दो अलग अलग पर्सन थे, मेयर्स ब्रिग, ये जूम की साइकोलॉजिकल थ्योरी से बहुत इम्प्रेस हुए, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी उसी की थ्योरी को बेस बना के अपनी थ्योरी इन्होंने कहा जो उसने दी, उसने इन्होंने कहा कि उस थ्योरी की क्या है, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन है। तो इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया थ्योरी को, जिसको हम कहते हैं मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर। ये एक तरह से क्या है, पर्सनैलिटी का टेस्ट लगा लीजिए, पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है वो बताएगा ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चनर वगैरह है, इंडिकेटिंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस इन हाउ पीपल परसीव द वर्ड, कैसे लोग परसीव करते हैं वर्ड को, वर्ड के बारे में सोचते हैं और कैसे वो डिसीजन लेते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी का टाइप है, किस पर्सन की कितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस कितनी है, उनकी प्रेफरेंस कैसी है। इसने स्केल्स लिए थे और ये फैक्टर लिए, और फिर इसने बताया कि देखो ई से एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग। देखो इसने एक टाइप बताया, आर्टिस्ट ले लो, आर्टिस्ट में क्या होना चाहिए, ISFP। अब ISFP क्या है, आई से इंट्रोवर्ट है एक आर्टिस्ट, ठीक है, एस से सेंसिंग, उसकी सेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, और एफ से क्या है, फीलिंग, इमोशंस, फीलिंग्स को समझता है, फीलिंग को समझता है जब भी तो वो आर्टिस्ट है। देखो फिर पी से क्या बताया, पी नहीं है इसमें, ठीक है, पी से होता है परसीविंग, कि वो चीजों को कैसे परसीव कर रहा है, परसीविंग, ठीक है, चीजों को कैसे परसीव कर रहा है। तो ये अगर ISFP आ गया किसी का स्केल, तो इसका मतलब उसमें आर्टिस्ट की क्वालिटीज हैं। आगे है फिर INFJ, आई से देखो इंट्रोवर्ट, एन से इंट्यूशन, ठीक है, एफ से फीलिंग और जे से जजिंग। तो अगर ये सारी गुण हैं तो उसमें एडवोकेट वाली क्वालिटीज हैं, ठीक है, या वो एडवोकेट है, INFJ। तो इन्होंने बताया कि पर्सन की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, ठीक है, बेसिकली यही पूछता है। जो MBTI है वो क्या है, वो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है, टाइप है। ये हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा रोल ऑफ मैनेजर बाय हेनरी मिंटबर्ग। हेनरी मिंटबर्ग ने जो रोल्स दिए थे, 10 रोल्स हैं, ठीक है, 10 रोल्स, 10 रोल्स किसने दिए थे मैनेजर के, ठीक है, 10 रोल मैनेजर के किसने दिए थे, वो दिए थे हेनरी मिंटबर्ग ने। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ठीक है, मैनेजर के रोल 10 रोल किसने दिए, 10 रोल हेनरी मिंटबर्ग ने दिए, ठीक है। 10 रोल में उसने 3 कैटेगरी थी, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल, ठीक है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। इंटरपर्सनल देखो इसमें पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, इसमें कोई ना कोई डिसीजन, देखो डिसीजन लिया जा रहा है। देखो इंटरपर्सनल में 3 आएंगे, फिगर हेड, लीडर और लाइजोन। फिगर हेड जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, लीडर जो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा और सबॉर्डिनेट की हेल्प करेगा, लाइजोन मीन जो कॉन्टैक्ट बनाएगा सबसे, इंटरनली एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट बनाता है। ये मॉनिटर, क्लास में मॉनिटर होता था, मॉनिटर क्या करता था, कोई बच्चा भी नहीं बोले, ठीक है, ये भी मॉनिटर करेगा इन्फॉर्मेशन को, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको बिजनेस इसका बेनिफिट ले सकता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिससेमिनेट सारी ऑर्गेनाइजेशन में फैला देगा। फिर स्पोक पर्सन बाहर के लोगों को भी क्या करेगा, बताएगा, कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है बाहर के लोगों को देगा, कोई इन्फॉर्मेशन लेता है स्पोक्स पर्सन बोलेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। डिसीजन मीन्स एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एज ए एंटरप्रेन्योर, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर एज ए एंटरप्रेन्योर एक मालिक की तरह सोचेगा, इनोवेशन, नए नए आइडिया लेके आएगा, डिस्टरबेंस, कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, रिसोर्स एलोकेटर, किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नेगोशिएटर, नेगोशिएटर का मतलब होता है सौदेबाजी करना, कंपनी के अंदर भी वर्कर से सैलरी के लिए, एम्प्लॉय से, और कंपनी के बाहर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो सौदेबाजी, नेगोशिएशन का भी रोल करेगा। तो ये 10 रोल्स हैं जो एक मैनेजर क्या करता है, प्ले करता है अकॉर्डिंग टू हेनरी मिंटबर्ग। तो क्वेश्चन एक बनेगा, ये रोल्स कितने दिए हेनरी मिंटबर्ग ने। फिर क्वेश्चन बनेगा कौन सा पार्ट नहीं है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, जैसे मॉनिटर, डिसएमिनेटर, स्पोक्स पर्सन दे दिया,
ठीक है, एक कोई दे देगा, कुछ और दे देगा, जैसे दे दिया ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, पूछेगा कौन सा हेनरी मिंटबर्ग के रोल का पार्ट नहीं है। देखो ऑर्गेनाइजेशन हमने कहीं नहीं किया, तो ये आंसर, बाकी तीन तो हमने पढ़ लिए, मॉनिटर, डिसएमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, देखो पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल दिया था, किस लिए दिया था? दैट आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस दैट शेप एवरी इंडस्ट्री। कि ये जो 5 फोर्सेस है ना, इसी से ही इंडस्ट्री की शेप बनेगी। हेल्प्स डिटरमाइन एन इंडस्ट्री वीकनेस, इससे हमें क्या पता चलेगा इंडस्ट्री की कितनी वीकनेस है और कितनी स्ट्रेंथ है। तो एक बिजनेसमैन इसको यूज करता है, उसको पता चल जाएगा मेरे पास कितनी वीकनेस है और मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। कैसे? देखो स्कोर, आपके जो बायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो सस्ते में आपसे चीज़ को ले जाएंगे। ऐसे ही आपके सप्लायर हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी वीक है। ठीक है, इसका उल्टा ही हो गया, वीक है तो आप सस्ते में उनसे चीज़ को ले जाओगे। ठीक है, तो आप अपनी शर्तें मनवा सकते हो, अपनी टर्म्स कंडीशन, अपनी प्राइस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो सारी चीज़ें। देखो अगर थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट, अगर आपको डर है कि मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो आपको देखना यहाँ पे जैसे कॉम्पिटिटर आएगा आपको प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर को लेके जा सकता है। तो इन सब की बार्गेनिंग पावर पे क्या डिपेंड करती है? बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, न्यू थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कोई नया कॉम्पिटिटर तो नहीं आ रहा, कोई यहाँ सब्सिट्यूट था, यहाँ क्या था? कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है। ठीक है, तो इन सब ये सब क्या करते हैं, इन सब के थ्रू क्या कर सकता है बिजनेसमैन? प्लानिंग कर सकता है कि उसको क्या स्टेप उठाना है। ठीक है, ये सारे क्या है? एक तरफ से फोर्सेस, इसीलिए इसको फोर्सेस कहा गया है, जो बिजनेस पे क्या डालती हैं? इम्पैक्ट डालती हैं, 5 फोर्सेस। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा इनमें से एक मॉडल है, उसका पार्ट है 5 फोर्सेस का, और कौन सा कंपोनेंट 5 फोर्सेस का नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके 5 फोर्सेस के नेम ही लर्न करने हैं बेसिकली। देखो बायर हो गया, सप्लायर हो गया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, इंडस्ट्री राइवलरी कितनी है, और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है वो। बैटरी लो हो गई इसकी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ सकता है। एक सेकंड वेट कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, 5 फोर्सेस वाला। देखो हमने इतने सारे टॉपिक्स कर लिए। जो DSSS का देखो 2015 का पेपर देखो आप। ठीक है, और 2018 का पेपर देखो, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ 18 में इको स्टैट नहीं पूछी गई, टैक्स ला से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट 15 में टैक्स से, ला से, इको से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने 2018 के पेपर को कंसिडर करके जो है ये बनाया है, ये क्लास तैयार की है। ठीक है, तो आपको आपने प्रीवियस पेपर जरूर करने हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सब बच्चों ने क्या करना, जो भी DSSS का दे रहे हैं प्रीवियस पेपर जरूर कीजिए। 2015 का भी और 18 का भी मैंने चैनल पे करवा रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो, नहीं तो आप किसी भी चैनल से देख सकते हो, बट आपने करके जरूर जाने हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। रिपीट होंगे तो वहां आपको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज कई बार आ जाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस पेपर जरूर करिए। ठीक है, ये सभी से रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो प्रीवियस पेपर आपने जरूर करके जाने हैं। ठीक है, आई होप आप ध्यान रखोगे इस बात का। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। देखो कौन सा फोर्स नहीं है। ठीक है, बायर्स, सप्लायर्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और इंडस्ट्री राइवलरी। देखो कौन सा नहीं है? इंडस्ट्री राइवलरी है, बायर है, सप्लायर है, तो हमारे पास कौन सा नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो इतनी मेहनत करी है मैंने। ठीक है,
उसको वेस्ट मत जाने देना, लाइक जरूर करना, और जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और 2015 के और 18 के क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाए हैं, बिल्कुल आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी उसकी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो एमसीक्यू के लिए मैंने एचटेट के पेपर करवा रखे हैं, केवीएस के पेपर सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है, यूपी टेट का पेपर सोल्व करवा रखे हैं, तो वहां से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी DSSS के बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू के लिए आप प्रीवियस पेपर लगा ये सोल्व करवा रखे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी का एग्जाम अच्छा हो, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।